गुड इवनिंग अगेन एवरीवन। तो फटाफट लेक्चर शुरू करते हैं। पिछले कल जो पढ़ा था वो हमने बेसिकली दो तीन चीजें कवर करी थी। फर्स्टली हमने ये देखा था कि पार्टनरशिप जो है, पार्टनरशिप टाइप का बिजनेस बाकी बिजनेस से कैसे डिफरेंट होता है। और दूसरा हमने देखा था कि पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स हैं उनकी आपस में एक दूसरे के प्रति राइट्स और ड्यूटीज क्या क्या होती हैं। आज हम देखेंगे पार्टनर्स की आउटसाइडर्स, जो आउटसाइडर्स हैं उनके प्रति क्या ड्यूटीज हैं। तो ध्यान से मेरी बात समझने की कोशिश करना। देखिए, पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप क्या है? बेसिकली ये एक टाइप की पार्टनरशिप इज एजेंसी। बेसिकली इसमें सभी पार्टनर्स एक दूसरे के लिए एजेंट होते हैं, एक दूसरे के लिए प्रिंसिपल होते हैं। अर्थात बोलने का मतलब क्या हुआ कि कोई एक जो पार्टनर काम करेगा वो बाकियों के लिए, बाकियों के ऊपर बाइंडिंग होगा। जो भी काम करेगा वो उसका किया हुआ काम बाकियों के ऊपर बाइंडिंग होगा। मतलब यही हुआ ना, जब पार्टनर्स एक दूसरे के लिए एजेंट हैं तो मतलब एक पार्टनर जो काम करेगा, फॉर दैट वर्क ऑल द अदर पार्टनर्स वुड बी लाइबल। लेकिन जो ऑल अदर पार्टनर्स वुड बी लाइबल जो होंगे, वो क्या पार्टनर के हर किसी काम के लाइबल हो जाएंगे? ऐसा नहीं होगा। दे वुड बी लाइबल ओनली व्हेन द पार्टनर वुड हैव द अथॉरिटी टू डू दैट पर्टिकुलर एक्ट। इफ देयर आर थ्री पार्टनर्स ऑफ अ फर्म एंड इफ देयर आर थ्री पार्टनर्स ऑफ अ फर्म, अगर फर्म में तीन पार्टनर्स हैं तो एक पार्टनर कुछ काम करता है, उसके लिए दो लाइबल होंगे। तो वो दो लाइबल कब होंगे? जब वो वाला पार्टनर जो एक पार्टनर है वो काम करे जो उसको अथोराइज्ड किया गया है लॉ के जरिए करने के लिए। तो ये छोटी सी बात हमें याद रखनी है कि एवरी पार्टनर वुड बी लाइबल फॉर द एक्ट ऑफ अदर पार्टनर इफ डन बाय अदर पार्टनर विद इन द अथॉरिटी। तो देखो, अब अथॉरिटी हमने हमें लग गया पता कि एक पार्टनर जब कोई भी काम अथॉरिटी से करता है तो बाकी पार्टनर उसके काम के लायबल हो जाते हैं। अब अथॉरिटी कितने प्रकार की होती है? अथॉरिटी एक्सप्रेस भी हो सकती है, अथॉरिटी इंप्लाइड भी हो सकती है। अथॉरिटी एक्सप्रेस भी हो सकती है, अथॉरिटी इंप्लाइड भी हो सकती है। एक्सप्रेस अथॉरिटी का मतलब क्या है? जो अथॉरिटी एग्रीमेंट में दी गई है, एक एग्रीमेंट बना, उसमें कुछ लिखा हुआ है, तो दैट इज एक्सप्रेस अथॉरिटी। और इम्प्लायर अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? एक ऐसी अथॉरिटी जो एग्रीमेंट में तो नहीं लिखी हुई, लेकिन सर्कमस्टांसेस की वजह से हम ड्रॉ कर सकते हैं कि वो अथॉरिटी एग्जिस्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो मैंने और आपने मिलकर कोई फर्म बनाई। हमारी फर्म का काम था बेसिकली कपड़े का बिजनेस करना, कपड़ा हम बेचते हैं। और मुझे बोला गया कि मैंने मार्केटिंग करनी है अपने कपड़े की, फर्म की, बिजनेस की। अब जब मैंने मार्केटिंग करनी है तो मुझे एक गाड़ी भी दी गई। जब गाड़ी दी गई तो ऑब्वियस सी बात है, गाड़ी में पेट्रोल तो डलवाना ही है, तो वो पेट्रोल डलवाऊंगा मैं। बेशक एग्रीमेंट में नहीं लिखा हुआ कि पेट्रोल भी आप डलवा सकते हो, लेकिन मैं अपनी जेब से थोड़ा पेट्रोल डलवाऊंगा। मैं तो फर्म के पैसे से पेट्रोल डलवाऊंगा, क्योंकि मैंने बिजनेस जो करना है, मैंने मार्केटिंग जो करनी है। तो दिस कम्स अंडर इम्प्लॉय अथॉरिटी। व्हाट? इवन दो इट इज नॉट गिवन टू मी डायरेक्टली बाय द एग्रीमेंट, बट इट कैन बी inferred from the circumstances of the case. This is implied authority. Express authority which is given under the agreement expressly. Implied authority which is drawn or which depends upon the circumstances of the cases. उसके बाद कुछ एक एक्ट्स हम ऐसे पढ़ेंगे जो इम्प्लायर अथॉरिटी में नहीं आते हैं, जो इम्प्लायर अथॉरिटी में नहीं आते हैं। बेशक आपको इम्प्लायर अथॉरिटी तो है, पर इसका मतलब ये तो है नहीं आप कुछ भी कर लो और बोलो जी मेरी इम्प्लायर अथॉरिटी थी, मैंने तो इम्प्लायर अथॉरिटी में काम किया। तो कुछ एक लॉ ने स्पेसिफिकली उन कामों को मना कर दिया कि आप ये काम इम्प्लाइड अथॉरिटी का नाम लेते हुए नहीं कर सकते। तो फटाफट एक बार डिस्कस करते हैं सभी चीजों को। ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है। अथॉरिटी ऑफ पार्टनर्स। अथॉरिटी ऑफ पार्टनर मतलब या रिलेशन ऑफ पार्टनर टूवर्ड अ थर्ड पार्टी। ये हमारा सेक्शन 18 से शुरू होकर सेक्शन 30 तक जाता है। बेसिकली देखा जाए तो थर्ड पार्टी के प्रति जो रिलेशंस है वो 30 तक जाता है। तो हमें पता है पार्टनरशिप एक एजेंसी है। एजेंसी का मतलब क्या है कि पार्टनर्स में सभी पार्टनर प्रिंसिपल्स होते हैं, सभी पार्टनर्स एजेंट होते हैं। सेक्शन जो 18 है वो भी यही बात बोलता है। सेक्शन 18 इज लेस्ड ऑन दैट एवरी पार्टनर इज द एजेंट ऑफ द फर्म। हर एक पार्टनर फर्म का एजेंट है, यही तो बोलता है सेक्शन 18 भी। अगर सारे पार्टनर फर्म के एजेंट हैं और वो एक दूसरे के प्रति एजेंट है, एक दूसरे के प्रति प्रिंसिपल्स हैं, इसका मतलब एक बंदे के काम के लिए बाकी सभी लायबल होंगे। इसका मतलब यही हुआ कि एक बंदे के काम के लिए बाकी पार्टनर्स लायबल होंगे। बट इट इज नेसेसरी दैट पार्टनर मस्ट बी एक्टेड विद इन द स्कोप ऑफ एक्सप्रेस और इम्प्लॉय अथॉरिटी। लेकिन ये बड़ी जरूरी है कि जो पार्टनर है वो एक्सप्रेस या इम्प्लाइड अथॉरिटी में काम करे। अगर एक्सप्रेस या इम्प्लॉय अथॉरिटी उस पार्टनर की होगी और वो काम करेगा तो बाकी पार्टनर लायबल हो जाएंगे।
पर अगर एक्सप्रेस और इम्प्लायर अथॉरिटी उस पार्टनर की नहीं होगी और वो काम कर देता है तो बाकी पार्टनर उस काम के लिए लाइबल नहीं होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक पार्टनर के काम के लिए बाकी पार्टनर लाइबल तभी होते हैं जब जो बंदा काम कर रहा है उसके पास या तो एक्सप्रेस अथॉरिटी है या तो इम्प्लायर अथॉरिटी है, या तो एक्सप्रेस अथॉरिटी है या तो इम्प्लायर अथॉरिटी है। अब क्वेश्चन आता है कि एक्सप्रेस अथॉरिटी क्या है? नाम ही बता रहा है कि एक्सप्रेसली दी गई है। express authority is that authority which is given expressly under the agreement। जब एग्रीमेंट बनता है फर्म का तो एक्सप्रेसली दे दी गई। when the partner expressly authorized by the agreement, जब एग्रीमेंट के जरिए पार्टनर को एक्सप्रेसली अथोराइज कर दिया गया कि फर्म के बिहाफ में आप ये काम कर सकते हो, तो ये तो होगी एक्सप्रेस अथॉरिटी। ये तो होगी हमारी एक्सप्रेस अथॉरिटी। ये तो होगी हमारी एक्सप्रेस अथॉरिटी। और दूसरी होती है हमारी इम्प्लाइड अथॉरिटी। इम्प्लाइड अथॉरिटी का मतलब क्या है? इम्प्लाइड मतलब जो अथॉरिटी आपको एक्सप्रेसली नहीं दी होती पर कंडक्ट के जरिए या सर्कमस्टांसेस के जरिए आप इन्फर कर सकते हो। कभी कभी कुछ अथॉरिटीज ऐसी होती हैं जो आपको दी नहीं जाती, पर क्योंकि आपने फर्म का काम करना है तो वो अथॉरिटीज आपको इम्प्लाइडली मिल जाती हैं। जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल बताया कि काम है मार्केटिंग करने का, फर्म का काम है कपड़ा बेचने का, उसमें मेरा काम है मैंने मार्केटिंग करनी है। तो भाई मार्केटिंग करनी है तो गाड़ी भी चाहिए, गाड़ी मिल गई तो उसमें पेट्रोल भी डलवाना है, कभी कल को गाड़ी खराब हो गई टायर भी बदलवाना पड़ेगा, पंचर भी लगवाना पड़ेगा। तो ये सारी अथॉरिटीज मुझे कहीं एग्रीमेंट में नहीं दी हुई कि आप गाड़ी चला सकते हो, आप गाड़ी चलाने के साथ साथ आप जो है वो टायर बदला सकते हो, आप पंचर लग जाए तो टायर आप रिपेयर करवा सकते हो, सर्विस मुझे नहीं बोला हुआ। पर सर्कमस्टांसेस के अनुसार जब मुझे नीड पड़ेगी तो मैं सारी काम करूंगा। तो इसे बोलते हैं एम्प्लॉयर अथॉरिटी ऑफ द फर्म। एम्प्लॉयर अथॉरिटी ऑफ द पार्टनर कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। एम्प्लॉयर अथॉरिटी जो है वो सर्कमस्टांसेस से पता चल जाती है केस के। जनरली स्पीकिंग, जनरली बोले हम लोग तो पार्टनर की जो एम्प्लॉयर अथॉरिटी है वो कंडक्ट से पता चल जाती है। जनरली स्पीकिंग सच एक्ट्स ऑफ द पार्टनर विच आर इंसिडेंटल, देखो बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड लिखा हुआ है, जो वो सारे काम जो जरूरी हैं, इंसिडेंटल हैं या यूजुअली वो किए जाएंगे, क्यों किए जाएंगे? फर्म का बिजनेस करते हुए। वो सारे काम जो जरूरी है फर्म का बिजनेस करने के लिए, उन सभी कामों को करने की अथॉरिटी हमेशा एम्प्लॉयड मिल जाती है। आपको एक्सप्रेसली कुछ काम करने को दिया हुआ है तो उस एक्सप्रेसली काम जो दिया गया उसको करने के लिए कुछ इम्प्लाइड भी कुछ काम करना पड़ेगा आपको, तो इम्प्लाइड अथॉरिटी आपको मिल जाएगी। लेकिन मैंने आपको पहले बोला कि अगर इम्प्लाइड अथॉरिटी का बहाना लगाकर आप हर कुछ काम नहीं कर सकते। सो भी यहाँ थोड़ा सा 19 सेक्शन 19(1) में बोला हुआ है कि इम्प्लायर अथॉरिटी क्या होती है, ध्यान से देखो। यहाँ पे लिखा गया है कि इम्प्लायर अथॉरिटी कब बोला जाएगा? पार्टनर के पास है तो इट इज नेसेसरी दैट द एक्ट शुड बी डन फॉर कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ द फर्म, that act should be done in the normal course of business, that act should be done in the name of firm। जब तीन चीजें पूरी होंगी तो मतलब पार्टनर के पास इम्प्लाइड अथॉरिटी है। कौन सी तीन चीजें पूरी होंगी? नंबर 1, जो पार्टनर काम कर रहा है वो फर्म का बिजनेस करते हुए वो काम कर रहा है। दूसरा दूसरा वो फर्म के नाम पर काम कर रहा है। तीसरा वो वो जनरली नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के टाइम पे, जो बिजनेस का टाइम है फर्म का, उसके दौरान वो काम कर रहा है। अर्थात एक पार्टनर अगर कुछ भी काम करता है जो फर्म का काम है, फर्म के काम करने का जो टाइम है उसके दौरान वो काम किया जा रहा है, फर्म का नाम लेके वो काम किया जा रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि पार्टनर एक तरह से एम्प्लॉयर अथॉरिटी का काम, एम्प्लॉयर अथॉरिटी को एक्सरसाइज कर रहा है। तो दो प्रकार की अथॉरिटी बेसिकली हमें पढ़ने को मिल रही है, एक एक्सप्रेस है, एक इम्प्लाइड है। एक्सप्रेस का मतलब जो एग्रीमेंट में लिख दिया कि आपके पास ये काम होंगे, आप ये काम कर सकते हो, वो एक्सप्रेसली मेंशन कर दिया। और इम्प्लाइड अथॉरिटी का मतलब जो कहीं एग्रीमेंट में नहीं लिखा पर सर्कमस्टांसेस से हम पता करेंगे कि ये अथॉरिटी में आता है कि नहीं आता है। अर्थात जब कोई पार्टनर अपना इम्प्लाइड, जब कोई पार्टनर अपना एक्सप्रेसली अथॉरिटी एक्सरसाइज कर रहा हो और उस अथॉरिटी को एक्सरसाइज करने के लिए पार्टनर को कुछ काम करने पड़ रहे हो जो जरूरी है, एक्सप्रेस काम करने के लिए कुछ इम्प्लाइड काम करना जरूरी है, तो वो इम्प्लायर अथॉरिटी में आ जाएंगे। वो इम्प्लायर अथॉरिटी में आ जाएंगे। लेकिन एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल दियो यहाँ पे कि एक पर्सन है वो गुड्स को क्रेडिट पे, उधार पे परचेज कर सकता है फर्म के लिए अगर उसे फर्म के बिजनेस के लिए जरूरी लगे तो। एक बंदा है, एक पार्टनर है, वो फर्म का उनका काम है बिजनेस करना। उनको लगा कभी कि बिजनेस करते हो हमारी गुड्स कम पड़ेगी, हमारे पास वस्तुएं कम है पर हमारे पास ग्राहक आ रहे हैं, पर अभी हमें फटाफट उधार पे सामान मंगवाना पड़ेगा क्योंकि अगर पेमेंट करने लगे तो चेक से पेमेंट होने में 2 दिन लग जाएंगे या कोई भी रीजन हो सकता है।
तो अगर वो उधार पे सामान मंगवा लेते हैं तो दैट कम्स अंडर द एम्प्लॉयर अथॉरिटी। बेशक यहाँ पे एग्रीमेंट में नहीं लिखा हुआ, लेकिन एम्प्लॉयर अथॉरिटी में आएगा, क्योंकि फर्म का बिजनेस करते हुए काम किया गया, फर्म के बिजनेस के लिए काम किया गया, और फर्म का काम नाम लेते हुए काम किया गया। ठीक है। पर कुछ ये काम ऐसे होते हैं जो एम्प्लॉयर अथॉरिटी में नहीं आते, एक्ट्स विच डू नॉट कम विद इन द एम्प्लॉयर अथॉरिटी। 19(2) में दिए हुए हैं, पेपर में क्वेश्चन यही आता है। मैं आपको बता दूं, जो मैं अभी आपको क्वेश्चन बताने लगा हूं, ये पॉइंट जो बताने लगा हूं, ये आप कम्पिटेटिव एग्जाम में आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट डज नॉट कम अंडर द एम्प्लॉयर अथॉरिटी ऑफ द पार्टनर। वहां पे 3-4 ऑप्शंस होते हैं, वहां पे एक ऑप्शन आंसर आपका ये आएगा जो हम अभी पढ़ेंगे। तो अभी हम अगर आप अपने एलएलबी की बात करें तो ऐसा आता है, व्हाट डू यू मीन बाय अथॉरिटी ऑफ अ पार्टनर, what are the types of authority of a partner, when the partner would not have any employer authority, ऐसे क्वेश्चन आ जाता है। एम्प्लॉयर अथॉरिटी क्या होती है, कब पार्टनर के पास एम्प्लॉयर अथॉरिटी नहीं होगी, ये सारी चीजें आ जाती हैं पेपर में। तो कब पार्टनर के पास एम्प्लॉयर अथॉरिटी नहीं मानी जाएगी, अब हम उसको पढ़ने लगे हैं। लेकिन जो हम पढ़ेंगे वो सब्जेक्टिव टू कस्टम या यूसेज होगा। कस्टम या यूसेज का मतलब क्या है, अगर कुछ कस्टम प्रिवेल कर रहा है फर्म के बिजनेस में, और उस फर्म के बिजनेस में जो कस्टम प्रिवेल कर रहा है उसके अनुसार वो फर्म की एम्प्लॉयर पार्टनर की एम्प्लॉयर अथॉरिटी में आता है, तो वो आएगा। पर अदरवाइज कोई कस्टम नहीं है, कोई यूसेज नहीं है, कोई सदियों से पार्टनर ये काम नहीं कर रहे हैं, तो फिर ये चीज एम्प्लॉयर अथॉरिटी में नहीं आएगी। क्या बोला मैंने आपको, 19(2) में कुछ एक पॉइंट्स बताए गए हैं जो पार्टनर की एम्प्लॉयर अथॉरिटी में नहीं आते। लेकिन जो भी पॉइंट्स पढ़ेंगे दे वुड बी सब्जेक्टिव टू कस्टम, दे वुड बी सब्जेक्टिव टू usages. It means if usages or custom permit, if there is custom and partner is doing that particular thing since long time, since the establishment of a firm, it is a custom, then that would prevail. What if there is no custom, no usage, then the following points that I am going to discuss with you would not come under the implied authority of a partner. Are you getting my point? मेरा पॉइंट समझ आ रहा है आपको? ठीक है, तो कौन से पॉइंट जो एम्प्लॉयर अथॉरिटी में नहीं आते? सबसे पहला, सबमिट करना किसी भी डिस्प्यूट को फर्म के रिगार्डिंग आर्बिट्रेशन में। इम्प्लाइड अथॉरिटी लग गया पता क्या होती है, लेकिन इम्प्लाइड अथॉरिटी का नाम लेते हुए कोई भी पार्टनर फर्म के डिस्प्यूट को कभी भी आर्बिट्रेशन में सबमिट नहीं कर सकता। आर्बिट्रेशन क्या होता है? आर्बिट्रेशन का मतलब होता है आउट ऑफ कोर्ट, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट। हमें पता है देश में केसेस बहुत बढ़ते जा रहे हैं, केसेस इतने बढ़ गए हैं, हमारे सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट से लेकर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर नीचे लोअर लेवल तक के कोर्ट ओवरबर्डन हो चुके हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने अब हमारी जो हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है उसको सही बनाने के लिए और साथ में उसके बर्डन को कम करने के लिए एक एडीआर सिस्टम निकल के सामने आया है। एडीआर का मतलब होता है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मतलब कोर्ट में जाने के अलावा कुछ और तरीका होना चाहिए डिस्प्यूट को रिजोल्व करने का। वो तरीका क्या हो सकता है जी? वो तरीका हो सकता है आपका एक तो आर्बिट्रेशन, एक कॉन्सिलिएशन, एक नेगोशिएशन। ये सारे आप अगले चौथे सेमेस्टर में पढ़ोगे अच्छे से। पर आप अभी तक ये समझ लो सिंपल सा कि पार्टनर की इम्प्लाइड अथॉरिटी में ये काम कभी नहीं आएगा कि वो फर्म के किसी डिस्प्यूट को कोर्ट से निकाल कर आर्बिट्रेशन के पास सौंप दे। सभी पार्टनर चाहेंगे तो कर सकते हैं, पर कोई एक पार्टनर इम्प्लाइड अथॉरिटी का नाम लेते हुए फर्म के डिस्प्यूट को कोर्ट के बाहर, आउट ऑफ कोर्ट, कोर्ट में ना जाकर आर्बिट्रेशन के माध्यम से सॉल्व कराने के लिए नहीं सौंप सकता। दिस डज नॉट कम अंडर द इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ अ पार्टनर। व्हाट? इट वुड बी सब्जेक्ट टू द कस्टम। मैंने आपको ऊपर ही बताया। और कस्टम ऐसा है कि कोई पार्टनर सिचुएशन के हिसाब से आर्बिट्रेशन को मैटर सौंप सकता है, सदियों से ऐसा चला आ रहा है, तो वो सौंप भी सकता है, कस्टम परमिट करे तो हो सकता है। पर इफ देयर इज नो कस्टम ऑफ द फर्म, देन द पार्टनर कैन नॉट डू द सेम एक्ट। पहला मतलब समझ आ गया हमें कि पार्टनर किसी भी प्रकार के बिजनेस को, बिजनेस के डिस्प्यूट को फर्म के आर्बिट्रेशन को नहीं सौंप सकता। कोर्ट में मामला चला हुआ है, कोर्ट से मामला निकालकर लोक अदालत में आर्बिट्रेशन में किसी न्यूट्रल पर्सन के पास लेकर नहीं जा सकता कि आप हमारा समझौता करा दो। दूसरा, ओपन अ बैंकिंग अकाउंट ऑन द बिहाफ ऑफ फर्म इन हिज ओन नेम। कोई भी पार्टनर अपने नाम पर फर्म अपने नाम पर खाता नहीं खुला सकता और ये बोल के कि मैं तो फर्म का खाता खुला रहा हूँ। खाता वो अपने नाम पे खुला रहा है और बोल रहा है कि मैं फर्म के बिहाफ में खाता खुला रहा हूँ, मेरे जो मैं खाता खुला रहा हूँ वो फर्म के बिहाफ में मैं यूज करूंगा, फर्म के लिए मैं काम करूंगा, इस खाते का, फर्म का पैसा इस खाते में आएगा। नो, अ पार्टनर, इट इज नॉट विद इन द स्कोप ऑफ employer thought of partner to open account in its in his own name
बट ऑन द बिहाफ ऑफ फर्म, इट इज नॉट विद इन द पावर ऑफ द पार्टनर। सी क्या बोलता है, कॉम्प्रोमाइज और रेलिंक्विश एनी क्लेम और पोर्शन ऑफ अ क्लेम बाय हिज फर्म, बाय द फर्म। ना तो वो कॉम्प्रोमाइज कर सकता है, कौन, पार्टनर, ना तो कॉम्प्रोमाइज कर सकता है ना रेलिंक्विश, रेलिंक्विश मतलब खत्म करना, मतलब वेव ऑफ कर देना, वेव ऑफ मतलब वेव कर देना अपने राइट को। पार्टनर कभी भी ना तो कॉम्प्रोमाइज कर सकता है, मान लो किसी के साथ डिस्प्यूट चला हुआ है और पार्टनर जाके जो है वो बोले कि मेरी इंप्लायर अथॉरिटी है, मैं जाके कॉम्प्रोमाइज कराता हूँ, और जाके कॉम्प्रोमाइज करके पैसे हम ले ले और जाके कुछ पैसे जेब में डाल दे, कुछ फर्म को दे दे, ऐसा काम नहीं कर सकता। एम्प्लॉयर अथॉरिटी में का एक्सरसाइज करते हुए पार्टनर कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, और ना तो वो रेलिंक्वेश कर सकता है। रेलिंक्वेश मतलब छोड़ देना, वेव ऑफ करना। पार्टनर ऐसा काम कभी नहीं कर सकता कि मान लो पार्टनर के पास राइट है कि पार्टनर को जो है वो क्या मिलेगा, पार्टनर को क्या मिलना है, पार्टनर को एक तरह से 10 लाख रुपए मिलना है, मान लो फर्म को 10 लाख रुपए मिलना है, और एक पार्टनर जाके बोलता है कि हमें 10 लाख रुपए चाहिए, आप रखो अपने पास, हमने आपको दान कर दिया। अपना क्लेम कभी वो रेलिंक्वेश नहीं कर सकता, ना तो क्लेम का कोई पोर्शन, 2 लाख रुपए भी रेलिंक्वेश नहीं कर सकता वो। अपना एम्प्लॉयर अथॉरिटी का नाम लेते हुए पार्टनर कभी भी ऐसा नहीं कर सकता। फोर्थ पॉइंट, पार्टनर क्या नहीं कर सकता, वो अगर कोर्ट में केस चला हुआ है, फर्म कोई केस करके बैठी है किसी के ऊपर, तो वो उस सूट को विदड्रॉ नहीं कर सकता, ही कैन नॉट विदड्रॉ सूट और प्रोसीडिंग फाइल्ड ऑन बिहाफ ऑफ फर्म। फर्म ने कुछ केस फाइल किया हुआ है तो पार्टनर के पास बिल्कुल राइट नहीं है कि वो सूट को विदड्रॉ कर ले। पांचवा, एडमिट एनी लाइबिलिटी इन अ सूट, कोई सूट चला हुआ है और वो किसी लाइबिलिटी को अपने आप एडमिट नहीं कर सकता, वो मान नहीं सकता कि मैं मानता हूँ ये चीज को, मैं एग्री करता हूँ, ये लाइबिलिटी मैं एग्री करता हूँ। ही कैन नॉट एडमिट द एनी लाइबिलिटी इन अ सूट और प्रोसीडिंग अगेंस्ट द फर्म। वो कभी भी किसी भी लाइबिलिटी को वो किसी प्रकार की लाइबिलिटी को, फर्म का जो केस चला हुआ है उसमें उस लाइबिलिटी को एडमिट नहीं कर सकता कि भाई हाँ मैं मानता हूँ कि हम गलत है, फर्म के बिहाफ में मैं एडमिट कर लेता हूँ कि हमने गलत किया है। He cannot admit any liability in a suit or proceeding against the firm. Proceeding मतलब criminal case और सूट मतलब सिविल केस। क्रिमिनल प्रोसीडिंग मतलब क्रिमिनल केस और सूट मतलब सिविल केस। दो वर्ड्स हैं यहाँ पे। सिविल केस चला है तो भी वो लाइबिलिटी एडमिट नहीं कर सकता, क्रिमिनल केस चला है तो भी वो लाइबिलिटी अपनी एडमिट नहीं कर सकता। इसके अलावा पार्टनर क्या नहीं कर सकता, एम्प्लॉयर अथॉरिटी का नाम लेते हुए जी, वो किसी प्रकार की इमूवेबल प्रॉपर्टी को, इमूवेबल मतलब जो अचल संपत्ति है, उसको वो एक्वायर नहीं कर सकता, वो एक्वायर नहीं कर सकता किसको, इमूवेबल प्रॉपर्टी को। इमूवेबल प्रॉपर्टी को, मूवेबल प्रॉपर्टी वर्ड यूज नहीं किया है, मूवेबल प्रॉपर्टी को पार्टनर लेता है तो उसके उसमें आ सकता है, मान लो जब फॉर एग्जांपल गाड़ी खराब हो गई, गाड़ी का उसने टायर, मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं परचेज करी, गाड़ी का उसने जो है कुछ प्रॉब्लम आ गई, कोई मूवेबल थिंग्स परचेज करी, वो परचेज कर सकता है। पर जैसे लैंड हो गया, जैसे हमारा कोई घर हो गया, वो ऐसी चीजों को परचेज नहीं कर सकता। इमूवेबल प्रॉपर्टी को वो फर्म के बिहाफ में एक्वायर नहीं कर सकता कि मैं फर्म के बिहाफ में काम करते हुए ये प्रॉपर्टी एक्वायर कर लेता हूँ। नेक्स्ट, ट्रांसफर इमूवेबल प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू द फर्म, वो फर्म की प्रॉपर्टी को ट्रांसफर भी नहीं कर सकता। कौन सी प्रॉपर्टी को, इमूवेबल, वर्ड इज इमूवेबल। और जब आप कभी एग्जाम देंगे कम्पिटेटिव तो यहीं पे घुमाया जाता है, यहाँ पे मूवेबल वर्ड लिख दिया जाता है, तो फिर आप सोचिए मूवेबल इमूवेबल, तो आपको पता होना चाहिए कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बोला गया है कि जो अचल संपत्ति है, इमूवेबल मतलब जैसे लैंड हो गया, जैसे बिल्डिंग हो गई, उसको वो परचेज भी नहीं कर सकता और फर्म की प्रॉपर्टी को ट्रांसफर भी नहीं कर सकता। नेक्स्ट है, एंटर इनटू पार्टनरशिप ऑन द बिहाफ ऑफ द फर्म। देखो ध्यान से मेरी बात समझने की कोशिश करना। हमें पता है कि एक जो फर्म होती है पार्टनरशिप फर्म, वो दूसरे फर्म का पार्टनर कभी नहीं बन सकते। हमने कल परसों पढ़ा था इसेंशियल ऑफ पार्टनरशिप में कि कौन एग्रीमेंट में एंटर हो सकता है, तो हमने पढ़ा था कि फर्म जो है वो कभी भी दूसरे फर्म का पार्टनर नहीं बन सकती। पार्टनर बन सकती हैं। अब कोई एक पार्टनर जाए और बोले कि मैं तो फर्म को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं तो फर्म के बिहाफ में पार्टनर बनाऊं, ऐसा नहीं कर सकता वो। कोई कभी भी कोई पार्टनर फर्म के बिहाफ में किसी दूसरी पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर नहीं बन सकता। तो बिल्कुल सिंपल सी बातें देखो स्टूडेंट्स, हमने याद करनी है, बिल्कुल सिंपल सी बातें जो हमने दिमाग में रखनी है, जो मैंने आपको बताई, बिल्कुल सिंपल सी बातें हैं। क्या बात है, सिंपल सी बात है कि एक बात तो हमारी ये है कि जो फर्म है, फर्म बेसिकली हमने पढ़ा कि हम पढ़ रहे हैं कि एम्प्लॉयर अथॉरिटी क्या, हम पढ़ रहे हैं कि हम बेसिकली पढ़ रहे हैं अथॉरिटी क्या पार्टनर की, हम ये पढ़ रहे हैं, और साथ में हम लोग पढ़ रहे हैं कि एक पार्टनर की अथॉरिटी कितने टाइप की होती है, और साथ में
एक पार्टनर का आउटसाइडर के साथ क्या रिलेशन होता है, सारी चीजें इसी में कवर हो रही हैं। ध्यान से समझने की कोशिश करना, सेक्शन 18 से लेकर चलना है आपने कि पार्टनरशिप एजेंसी पर बेस करता है, और एजेंसी का मतलब ये है कि एक जो पार्टनर होगा वो बाकी पार्टनर्स के लिए एजेंट है, और एक पार्टनर बाकी पार्टनर के लिए प्रिंसिपल भी है। एक पार्टनर कुछ काम करेगा, बाकी लाइबल होंगे, एक पार्टनर कुछ भी काम करता है, बाकी सभी उसके लिए लाइबल होंगे। लेकिन क्वेश्चन ये राइज होता है कि क्या वो पार्टनर कुछ भी करेगा तो बाकी लाइबल कर देंगे? नो, ऐसा नहीं करेंगे। एक पार्टनर अपने काम के लिए बाकियों को तभी बाउंड करेगा इफ दैट पार्टनर डज द एक्ट अंडर द एक्सप्रेस अथॉरिटी और इंप्लाइड अथॉरिटी ऑफ द पार्टनरशिप। Now question is, what is express authority? Simple. The authority which is given by the agreement. The authority which is given by the all partners expressly by the agreement. कि you can do that and that is express authority. तो एक पार्टनर एक्सप्रेस अथॉरिटी में कुछ भी काम करेगा, बाकी पार्टनर उसके लिए लाइबल होंगे। और दूसरा दूसरा इंप्लाइड अथॉरिटी के अंतर्गत बंदा कोई काम करता है तो उसके लिए भी सही पार्टनर लाइबल होंगे। अब इंप्लाइड अथॉरिटी क्या है, तो इसकी डेफिनेशन हमारे सेक्शन 19 के सब सेक्शन 1 में दी हुई है। सिंपल बात बोली है, इंप्लाइड अथॉरिटी का मतलब है एक ऐसा काम जो पार्टनर नॉर्मल बिजनेस करते हुए फर्म का करे, फर्म के बिजनेस आवर्स में वो काम करे और फर्म का नाम लेकर वो काम करे। और कोई पार्टनर अपना काम कर रहा है लेकिन वो फर्म के बिहाफ में कर रहा है, फर्म के काम करते हुए वो काम कर रहा है, वो इंसिडेंटल है, वैसा काम करना उसके लिए जरूरी है, मैंडेटरी है। एक्सप्रेस अथॉरिटी को एक्सेस करते हुए कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे आ गए कि वो काम भी करने पड़ेंगे तो वो एम्प्लॉयर अथॉरिटी में आ जाएगा, ये एम्प्लॉयर अथॉरिटी है। लेकिन 19(2) में, सेक्शन 19 सब सेक्शन 2 में बोला कि ये काम एम्प्लॉयर अथॉरिटी में नहीं आएंगे। पार्टनर ये नहीं बोल सकता कि भाई मुझे लगा कि मेरी तो एम्प्लॉयर अथॉरिटी है, मैं तो भाई नॉर्मल काम कर रहा था तो मैंने ही कर दिया। नो, एक्सप्रेसली प्रोहिबिट किया गया पार्टनर को। कौन सा काम नहीं कर सकता वो जी? वो किसी भी डिस्प्यूट को आर्बिट्रेशन में नहीं सौंप सकता। कोर्ट में मामला चला है और वो क्या करे, कोर्ट से मामला उठा के आर्बिट्रेशन में चला जाए कि ये मामला ना आप सुलझा दो, वो नहीं कर सकता। कर देगा तो बाकी पार्टनर लाइबल होंगे। कोई डिसीजन माना नहीं जाएगा फर्म का, ये बाकी पार्टनर बोलेंगे हमारा डिसीजन नहीं है, हम नहीं मानते इसको, बाकी पार्टनर लाइबल नहीं होंगे। दूसरा, वो कोर्ट में चले हुए केस को एक तो आर्बिट्रेशन में नहीं सौंप सकता, दूसरा वो कोर्ट में चले हुए केस में किसी भी प्रकार की लाइबिलिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। अब किसी प्रकार के क्लेम को रेलिक्वेश नहीं कर सकता, खत्म नहीं कर सकता, छोड़ नहीं सकता कि मैं छोड़ता हूँ इस क्लेम को, हमें फर्म को, हमारी फर्म को आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमने आपको दान दिया, नहीं कर सकता वो कभी भी। वो इमूवेबल प्रॉपर्टी को परचेज नहीं कर सकता फर्म के बिहाफ में, वो फर्म की प्रॉपर्टी को किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकता, वो फर्म के बिहाफ में किसी दूसरी फर्म का पार्टनर नहीं बन सकता। वैसे तो एक पार्टनर दूसरी फर्म का पार्टनर बन सकता है, पर एक पार्टनर ये बोल के पार्टनर कभी नहीं बन सकता कि मैं अपनी फर्म को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मैं तो फर्म का काम कर रहा हूं। वो फर्म के नाम पे अकाउंट नहीं खुला सकता, अपना नाम का अकाउंट खुला के बोलेगा मैं फर्म का बिहाफ में काम कर रहा हूं, वो ऐसे काम नहीं कर सकता। कुछ भी एक दो पॉइंट्स और भी रह जाते हैं, वो भी देख लीजिए। क्या काम, क्या रह गया पॉइंट हमारा? एक दो, एक तो सूट को विड्रॉ नहीं कर सकता, या फिर वो किसी प्रकार की लाइबिलिटी को एडमिट नहीं कर सकता सिविल केस में, क्रिमिनल केस में। तो स्टूडेंट्स आपको समझ आ रही मेरी बातें? आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स व्हाट आई एम सेइंग? यस सर। सर एक बात ये है कि सूट फाइल तो कर सकते हैं ना? सूट फाइल करना है फर्म के बिहाफ में, फर्म के साथ कुछ गलत हो रहा है, डेफिनेटली सूट फाइल कर सकता है। मे भी कल उसमें कोई लायबिलिटी आ जाए सूट की वजह से, है ना, तो अल्टीमेटली वो लायबल होगा। नहीं देखो, मैं अभी अभी हम पढ़ेंगे, अभी हम लेट मी कंप्लीट द कंसेप्ट, आपको सब समझ आ जाएगा। अब देखो, अभी हमें 2 सेक्शन और पढ़ने, उसके बाद आपको सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। अगला आता है सर ये जो पॉइंट्स हैं हमें सीक्वेंस में लर्न करने पड़ेंगे no, या no, फिर? no, 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 no need to learn in sequence. You can just remember what are the points. एक विड्रॉ वाला है, एक सेल वाला है, एक परचेज वाला है, एक लाइबिलिटी एडमिट करने वाला है, एक बैंक अकाउंट वाला है, एक पार्टनरशिप, ऐसे ऐसे पॉइंट्स याद कर लो आप, बाकी ऊपर नीचे जहां मर्जी लिख दो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे के लिखा हुआ है कि सेक्शन 20 बोलता है कि भाई जो इंप्लायर अथॉरिटी है वो एक्सटेंड भी हो सकती है, वो रेस्ट्रिक्ट भी हो सकती है। एक्सटेंड मतलब जो अथॉरिटी दी गई है उसको बढ़ाया भी जा सकता है, और रेस्ट्रिक्ट मतलब जो अथॉरिटी दी गई है उसको कम भी किया जा सकता है। किसकी बात की जा रही है? एम्प्लॉयर अथॉरिटी की। जो एम्प्लॉयर अथॉरिटी पार्टनर को दी गई है, क्या दी गई है जी? जो वही दी गई है कि 19(1) के अनुसार कि जो बिजनेस करते हुए फर्म के नाम पर आप काम कर सकते हो, जो आपको इंसिडेंटल लगे, जरूरी लगे, वही तो एम्प्लॉयर अथॉरिटी। क्या उसको बढ़ाया जा सकता है? जी बिल्कुल बढ़ाया जा सकता है। क्या उस अथॉरिटी को घटाया भी जा सकता है? जी हाँ, घटाया भी जा सकता है। कैसे? जस्ट बाय एन एग्रीमेंट। जो एग्रीमेंट होगा उस अथॉरिटी, उस एग्रीमेंट में
हम अथॉरिटी को बढ़ा सकते हैं या अथॉरिटी को कम कर सकते हैं। मेरी बात समझने की कोशिश करना ध्यान से। मान लो मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको ये बोला कि जब एक पार्टनर मैं मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको ये बोला कि मान लो मैं और आप फर्म के पार्टनर हैं, मैं और आप फर्म के पार्टनर है, मैं और राजा जी फर्म के पार्टनर है। मान लो हमारी फर्म जो है वो है बिजनेस करती है बेसिक कपड़े का, और मेरा काम है मार्केटिंग करने का। मार्केटिंग करने का काम है तो ऑब्वियस सी बात है, मुझे गाड़ी भी चाहिए, पेट्रोल भी डलवाना है, रिपेयर भी करवानी है गाड़ी की, पंचर भी लगवाना है, मेरे पास सारी एम्प्लॉय अथॉरिटी मेरे पास है। लेकिन मान लो राजा साहब ने एग्रीमेंट में लिख दिया कि आप रिपेयर कराओ, जो मर्जी कराओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर पेट्रोल का दाम लगातार बढ़ता जा रहा है, और उनको मेरे ऊपर शक है, या सच सच में मैं पेट्रोल में हेरा फेरी कर रहा हूँ, मैं पेट्रोल कम डलवाता हूँ, बिल में ज्यादा ले आता हूँ। तो राजा साहब ने बोला कि पेट्रोल जो आप डालोगे गाड़ी में, वो आपने हमारी फर्म के जो प्रीमाइसेस है, इसमें रोज सुबह टंकी फुल होगी, और कल को देखा जाए कितना मीटर चलेगा कितना नहीं, और अगले दिन फिर से पेट्रोल यहीं पे पड़ेगा, आप बाहर से कहीं से पेट्रोल नहीं डलवाओगे। अब हुआ क्या, वैसे तो मेरी इंप्लाई अथॉरिटी थी, मैं सारे काम कर सकता हूँ, पर मेरी इंप्लाई अथॉरिटी को यहाँ पे क्या कर दिया, रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया। कैसे क्या, एग्रीमेंट के जरिए। मतलब जो इंप्लायर अथॉरिटी हमें लगती है उसको रेस्ट्रिक्ट भी किया जा सकता है, पर कैसे करोगे, एक्सप्रेसली उस पॉइंट को अपने एग्रीमेंट में ऐड करके। अगर नहीं करोगे तो इंप्लायर अथॉरिटी है ही है, पर अगर आपको लगता है कि वो इंप्लायर अथॉरिटी रेस्ट्रिक्ट करनी है, तो वो कैसे रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो आप, एग्रीमेंट में, एग्रीमेंट में चेंज करिए, पहली बात। दूसरी बात, उस इंप्लायर अथॉरिटी को बढ़ाया भी जा सकता है। अब बढ़ाओगे कैसे, मैंने आपको क्या बताया कि ये सारे जो पॉइंट्स हैं, इन सभी पॉइंट्स पे इंप्लायर अथॉरिटी एक्सरसाइज नहीं कर सकता बंदा। अब मान लो एग्रीमेंट में लिख दिया कि भाई ये पर्टिकुलर पार्टनर जो है वो सूट में कंप्रोमाइज भी कर सकता है, ये पार्टनर लॉ फील्ड का है, एडवोकेट है, 10 साल की प्रैक्टिस है इसके पास, तो आप जो अगर पार्टनर हो, मान लो हमारे, अब आपने प्रैक्टिस छोड़ दिया, आप फर्म के पार्टनर बन गए हो, पर आपको नॉलेज तो है ही, आपने प्रैक्टिस तो लाइफ में करी है, तो ना कभी सूट होगा कोर्ट का, तो आपको लगता है कि यार कॉम्प्रोमाइज करना जरूरी है, तो आप कर भी सकते हो। तो अब यहाँ पे क्या कर दिया गया, इंप्लायर अथॉरिटी को बढ़ा दिया गया। मेरा बोलने का छोटा सा मतलब क्या है कि इंप्लायड अथॉरिटी को बढ़ाया भी जा सकता है, घटाया भी जा सकता है, पर कैसे बढ़ाया जाएगा, कैसे घटाया जाएगा, एग्रीमेंट में उन पॉइंट्स को ऐड करके या रिमूव करके। क्या मेरी बात समझ आ रही है? जी आ रही है सर। ओके, सभी की हैंड रीजन ठीक है, बिल्कुल सिंपल पॉइंट है। अगला आता है, अब जैसे कि अभी पूछा गया मुझसे कि अगर सूट एकदम से करना पड़ा तो क्या करेंगे, वही बात आ गई कि इमरजेंसी कभी आ गई, तो इमरजेंसी के टाइम पे इम्प्लाइड अथॉरिटी क्या होगी, पार्टनर की इम्प्लाइड अथॉरिटी या पार्टनर की अथॉरिटी इमरजेंसी के टाइम पर क्या होगी। सेक्शन 21 बोलता है कि जब भी कभी इमरजेंसी आ जाती है, तो जब जो एक समझदार इंसान काम करता ना अपनी पोजीशन में, वो काम पार्टनर भी कर सकता है। अर्थात अगर पार्टनर के सामने कोई इमरजेंसी की सिचुएशन आ जाती है, तो पार्टनर वो सब काम कर सकता है जो काम अगर वो पार्टनर नहीं होता और एक कॉमन ह्यूमन बीइंग होता और अपने केस में जो काम करता, वो काम वो पार्टनर होने के अराउंड भी कर सकता है, अगर इमरजेंसी की सिचुएशन है। क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए। सेक्शन 21 बोलता है कि एक पार्टनर जो है जिसके पास अथॉरिटी है, इमरजेंसी, एक पार्टनर के पास इमरजेंसी में हमेशा अथॉरिटी रहेगी कि वो सारे काम कर सकता है जो काम एक ऑर्डिनरी प्रूडेंट, एक समझदार इंसान करता अपने केस में, सिमिलर सर्कमस्टांसेस में। मतलब बोलने का कि इमरजेंसी में कोई पार्टनर चाहे, मान लो फॉर एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल हमने क्या पढ़ा कि भाई पार्टनर अर्बिट्रेशन में मामला नहीं सौंप सकता, कोर्ट में केस चला हुआ है, एक पार्टनर एम्प्लॉयर अथॉरिटी का यूज कर कर उस मामले को कोर्ट से बाहर जाके सॉल्व नहीं कर सकता। मान लो एक दिन क्या हुआ, एक पार्टनर गया था फॉरेन कंट्री, दूसरा पार्टनर था बीमार, तीसरे पार्टनर को लगा पता कि भाई जिनके ऊपर हमने केस किया हुआ है पार्टी के ऊपर 50 लाख के लिए, वो पार्टी 50 लाख रुपया देने को एग्री हो गई है, तो वो एक शर्त लगा रही है कि आप उस केस को वापस ले लो और आर्बिट्रेशन में सौंप कर हम आपको अभी 50 लाख दे देंगे। अब एक पार्टनर को लगता है यार इमरजेंसी का टाइम है, उसे लगेगा यार मैं अगर मेरा केस होता अपना, और मैंने किसी के ऊपर केस किया होता, और वो बंदा मुझे बोलता कि भाई तुझे 50 लाख दे देते हैं, तू केस वापस ले ले और बाहर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर ले, तो मैं कॉमन ह्यूमन बीइंग हूँ, मुझे तो पैसों के, तो मैंने केस किया हुआ है, मुझे तो पैसे चाहिए ना, 50 लाख ही तो चाहिए, कोर्ट के जल्दी जरिए मिल जाए या कोर्ट से पहले पार्टी खुद दे दे।
तो मैं क्या करता, मैं फटाफट आर्बिट्रेशन में मामला सौंप देता। अब यहाँ पे बेशक एम्प्लॉयर अथॉरिटी में नहीं आता उसका काम, लेकिन क्योंकि इमरजेंसी आ गई और इमरजेंसी में दोनों पार्टनर वहां पे नहीं थे और एज ए ऑर्डिनरी प्रूडेंट मैन अगर वो होता तो वो तब भी ये काम करता, तो इस केस में वो अपना जो मैटर है वो आर्बिट्रेशन में सौंप सकता है। क्या मेरी बात समझ आ रही है आपको, मैं क्या बोलना चाहता हूँ? यस सर। तो दिस इज बेसिकली द अथॉरिटी इन इमरजेंसी। तो बस हमने यही क्वेश्चन आपको पेपर में आएगा और यही हमने पढ़ना है। क्वेश्चन पेपर में आपको यही आना है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन पेपर में आपको यही आना है कि इम्प्लायर अथॉरिटी क्या होती है पार्टनर की, एक्सप्रेस अथॉरिटी क्या होती है पार्टनर की, कब हम बोलते हैं कि पार्टनर के पास इम्प्लायर अथॉरिटी है, किन केसेस में इम्प्लायर अथॉरिटी नहीं होती, क्या इम्प्लायर अथॉरिटी को एक्सटेंड किया जा सकता है, क्या इमरजेंसी के टाइम पे क्या अथॉरिटी उसकी होगी, ऐसे ऐसे घुमा के क्वेश्चन आते हैं। तो आपको बस दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए, एम्प्लॉयर अथॉरिटी क्या है, एक्सप्रेस अथॉरिटी क्या है, कब एम्प्लॉयर अथॉरिटी नहीं होती, सेक्शन 21 क्या बोलता है और 20 क्या बोलता है। बस आपको ये दिमाग में बातें होनी चाहिए, आप आराम से आंसर कर सकते हो। अब क्वेश्चन जो नया करने लगे, दैट इज आल्सो वेरी वेरी रेलिवेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन है एस पार्टनर बाय एस्टोपल। डायरेक्ट पेपर आएगा आपको, डायरेक्ट पेपर में क्वेश्चन आएगा डिस्कस पार्टनर बाय एस्टोपल, या क्वेश्चन आ जाएगा डिस्कस पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, या क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ होल्डिंग आउट, हाउ अ पर्सन कैन बिकम अ पार्टनर ऑफ फर्म ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होल्डिंग आउट। होल्डिंग आउट क्या होता है प्रिंसिपल, और कैसे एक पार्टनर फर्म का पार्टनर बन सकता है बंदा होल्डिंग आउट के बेस पर। तो ध्यान से मेरी बात सुनना, हमने पार्टनरशिप का इसेंशियल पढ़ा था, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि भाई पार्टनर अगर आपने बनना है तो आपको एग्रीमेंट में साइन करना पड़ेगा, बिना एग्रीमेंट के आप पार्टनर तो नहीं बन सकते। इनफैक्ट एक बंदा जो पार्टनर है फर्म का, उसका बच्चा भी, जो उसका अपना सन होगा, वो भी फर्म का पार्टनर नहीं बन पाएगा जब तक कि वो एग्रीमेंट पे साइन ना करे। हमने पहले देख चुके हैं हम ये बात। बिना फर्म, जो पार्टनरशिप फर्म है, इट अराइजेस ओनली आउट ऑफ एन एग्रीमेंट, नॉट आउट ऑफ एन स्टेटस, सेक्शन 5 हमने पढ़ा था, यही बात बोलता था। फर्म हमारी बनेगी एग्रीमेंट से। लेकिन एक सिचुएशन ऐसी होती है जब एक बंदे को पार्टनर मान लिया जाता है, चाहे उसने एग्रीमेंट में साइन नहीं किया हो, चाहे उसने एग्रीमेंट में साइन नहीं किया हो। ध्यान से मेरा एग्जांपल सुनना। फॉर एग्जांपल, मैं और कार्तिकेय जी, हमारी दोनों की क्या है, हमारी फर्म बनी हुई है, हम लोग जाते हैं बैंक से लोन लेने के लिए, हम लोग जाते हैं बैंक से लोन लेने के लिए, और साथ में हम अपने साथ किसी रेप्यूटेड पर्सन को ले जाते हैं, किसी भी सोसाइटी के ऐसे पर्सन को ले जाते हैं जो हमें लगता है, जो हमें लगता है कि ये पर्सन रेप्यूटेशन वाला है। अपने दोस्त को अपने साथ ले गए, वो कर्नल है सोसाइटी के, या फिर वो कोई बहुत बड़े एक नामी पर्सन है, काफी रिच पर्सन है कि बैंक भी उनको जानते हैं। जब बैंक में गए तो बैंक के मैनेजर ने बोला जी हाँ जी क्या चाहिए आपको, जी लोन चाहिए हमें। हाँ जी कौन है पार्टनर आपकी, कौन कौन मेंबर है फर्म के, जी मैं और कार्तिक के जी। और साथ में उन्होंने बोला यार कार्तिक ठीक है, लेकिन कोई बंदा हमें बताइए, कोई ऐसा बंदा, कोई और बंदा ही फर्म का पार्टनर होना चाहिए आपका, जिसके ऊपर हम विश्वास कर सके कि कल को अगर आप लोग पैसे ना दो तो हम उसको पकड़ भी सके ना। आप लोग तो सिंपल नई नई फर्म बनाई है, आपके पास तो कैपिटल है ही नहीं, तो कोई बंदा लाओ पैसे वाला जिसको हम कल को पकड़ भी सकें। तो वहीं पे साथ में कर्नल साहब खड़े थे, हमने बोला ये कर्नल साहब ही हमारे पार्टनर ही तो है, क्यों कर्नल साहब। और कर्नल साहब चुप रहते हैं, या तो बोलते हैं हाँ मैं पार्टनर हूँ, दो बातें, या तो बोलते हैं हाँ मैं पार्टनर हूँ, या चुप रहते हैं कुछ नहीं बोलते, नो या यस में जवाब नहीं देते। मतलब कर्नल साहब क्या कर रहे हैं, या कोई रेपुटेटेड पर्सन क्या कर रहा है, जो रिच पर्सन है वो क्या कर रहा है, या कोई बिजनेसमैन क्या कर रहा है जो हमारे साथ दोस्त है हमारा, ईदर ही इज रिप्रेजेंटिंग हिमसेल्फ एज ए पार्टनर और he is allowing someone other to get him to represent him as a partner। या तो वो अपने आप को खुद रिप्रेजेंट कर रहा है, बोल रहा है हाँ जी मैं पार्टनर हूं, बेशक वो पार्टनर नहीं है, उसने एग्रीमेंट पे साइन नहीं किए, पर सिचुएशन के हिसाब से उसने बोल दिया हाँ मैं पार्टनर हूं कि इनको लोन मिल जाए। या फिर वो उसने बोला नहीं मैं पार्टनर हूं, पर जब औरों ने बोला कि ये पार्टनर है तो उसने मना भी नहीं किया, वो चुप रहा, हाँ मैं पार्टनर हूं, वो चुप रहा, उसने कुछ बोला नहीं। मतलब या तो औरों को अपने आप को रिप्रेजेंट होने का मौका दिया, या खुद अपने आप को रिप्रेजेंट कर दिया। तो ऐसे केस में उसने एग्रीमेंट पे साइन नहीं किया था, एग्रीमेंट पे साइन नहीं किया था, वो पार्टनर नहीं है। पर कल को जब कभी बैंक ने लोन वापिस रिकवर करना होगा, तो बैंक वाले अगर मैं और कार्तिकेय जी भाग जाते हैं, हमारे पास पैसे नहीं, हम दिवाली हो जाते हैं, हम पैसे नहीं दे सकते, तो बैंक जाकर उस थर्ड पर्सन को जिसने अपने आप को रिप्रेजेंट किया या होने का मौका दिया, उसको पार्टनर मानकर उसके ऊपर सारी लाइबिलिटी इंपोज करेगा और उससे सारी रिकवरी करेगा। इसको बोला जाता है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, इसको बोला जाता है पार्टनर बाय एस्टॉपल। क्या मेरी बात समझ आ रही है?
सर ये बात तो समझ में आ गई है, लेकिन इसमें आपको लगता है कि इसमें मेजर फ्लॉ है कि जब कोई लोन लेने जाएगा तो वो पहले फर्म के डॉक्यूमेंट्स मांगेगा ना, उस डॉक्यूमेंट में अगर वो थर्ड पार्टनर ही मेंशन ही नहीं है तो कोई भी बैंक वो सिर्फ कह देने से थोड़ा सर ना लोन, एक्सेप्ट कर लेगा। सर लोन केवल बैंक नहीं देता, लोन बहुत से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी देते हैं बहुत बार। ओके। अगर अगर मान लो हम लोग ये सोचें कि बैंक, अगर बैंक ध्यान से काम करे तो क्यों फिर लोन के केसेस चलते हैं इतने इतने, क्यों फिर बैंक जो है वो बाद में रिकवरी नहीं कर पाता, बहुत बार झूठे डॉक्यूमेंट्स भी बन जाते हैं सर, मतलब ऐसे। सर ये लोन गारंटर के तौर से नहीं हो गया एक तरह से? सर आप गारंटर बोलो से नहीं बोलो, पर वो पार्टनर था तो लोन दिया बैंक ने, उसको पार्टनर माना, और पार्टनर कौन है? वो पर्सन होता है जो फर्म के बिहाफ में लाइबिलिटी पे करता है, और उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, आपको पता है। वो सर छुट्टी, सर इसी में ही कंटिन्यूएशन है कि अगर वो कल को करता है लाइबल तो इसका कोई उसके पास किसी भी बैंक वाले के पास वो थर्ड का कोई प्रूफ ही नहीं है, क्योंकि उसका किसी डॉक्यूमेंट में नाम ही नहीं है, तो वो तो मना भी कर सकता है ना, क्यों कोई सर? ऑन रिकॉर्ड तो है ही नहीं वो। अगर बैंक मान लो कल को कोई डिस्प्यूट पैदा होता है, बैंक उस दिन की अपनी फुटेज निकालेगा, वो बंदा बैंक में आया हुआ है, उसने पार्टनर रिप्रेजेंट अपने आप को किया हुआ है, ये सारी, ये तो दिस इज मैटर ऑफ प्रूफ, ये मैटर ऑफ एविडेंस है। लो क्या बोलता है मैं आपको वो बता रहा हूँ, आपने प्रूव कैसे करना है वो बैंक की हेडेक है, नहीं प्रूव कर पाएगा तो नहीं होगा, बैंक हार जाएगा, यस। हमें क्या दिक्कत है? ये मैटर ऑफ प्रूफ है, ये एविडेंस का मैटर है, हम बता रहे हैं। लो क्या बोलता है कि अगर किसी बंदे ने अपने आप को पार्टनर रिप्रेजेंट किया या करने का मौका दिया, तो बेशक वो पार्टनर नहीं था, बेशक उसने एग्रीमेंट साइन नहीं किया था, वो लायबल हो जाएगा एज ए पार्टनर, कानून ये बोलता है। इट इज बेस्ड ऑन द डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल। एस्टॉपल का मतलब किसी को स्टॉप करना, किसी को रोकना। अगर आपने एक बार जो बात बोल दी और उस बात पर विश्वास करके दूसरी पार्टी ने कुछ काम कर दिया, तो कल को आप अपनी बातों से मुंह कर नहीं सकते। मैं एग्जाम्पल देता हूँ इससे हटकर, मान लो मैं बड़ा अच्छा एग्जांपल देने लगा हूँ, एस्टोपल हमारे उसमें आता है, टीपीए में आगे पढ़ोगे आप, एविडेंस में आता है, वहीं से एग्जांपल दे रहा हूँ। होता क्या है, मान लो मैं हूँ, ये जमीन सारी मेरे फादर साहब की है, ये सारी लैंड मेरे फादर साहब की है, और मैं अपने दोस्त को बोलता हूँ तू यार पैसे इकट्ठे कर, मैं तो ये सारी जमीन बेच दूंगा, मैं तो फॉरेन कंट्री जा रहा हूँ कनाडा में, मैं तो कनाडा में सेटल होना है, मुझे क्या दिक्कत है, तू सारी जमीन ले ले, तू पैसे इकट्ठे कर ले और जमीन मैं तुझे बेच दूंगा। दोस्त सोचता है यार ये जमीन तो बड़ी ज्यादा वैल्यूएबल है, और साथ में अब इस टाइम पर ये जमीन बेच रहा है, ये कम पैसों में बेच देगा, जो पैसे मैंने उसे बताए उसने बोला ठीक है, वो एग्री हो गया। वो जाता है, जाकर वो फटाफट अपने गहने गुने सारे बेचकर पैसे इकट्ठे करता है, एक हफ्ते का टाइम वो मुझसे लेता है, एक हफ्ते में वो सारा पैसा अरेंज कर लेता है। वो जमीन एक्चुअल में मेरे फादर के नाम पर थी, लेकिन वो जमीन मैंने क्या बोला कि मेरी और मैं तुझे बेचूंगा। कल को बाई चांस हुआ क्या, एक दो दिन के बाद मेरे फादर साहब मुझे बोलते हैं कि यार मैं सारी जमीन ना तेरे नाम कर दूंगा, और मैं तुझे गिफ्ट करने जा रहा हूँ सारी जमीन, मुझे अब ये जमीन का बोझ नहीं सहा जाता, ये तुझे मैं गिफ्ट कर दूंगा। फादर साहब ने सारी जमीन मुझे गिफ्ट कर दी। जिस जमीन के लिए मैंने किसी को बोला था कि ये जमीन मेरी है, जो मेरी नहीं थी, बाद में फादर साहब ने वो जमीन मेरे नाम कर दी, और जिस बंदे को बोला उसे लगा वो मेरी है, उसने जाके पैसे इकट्ठे कर लिए, उधार ले लिया, गहने बेच दिए। अब कल को अब कल को जब वो मेरे पास आएगा और बोलेगा ये लीजिए पैसे और मुझे जमीन दीजिए, और मैं बोलूं कि भाई ये जमीन तो उस टाइम पे मेरी थी नहीं, मैं नहीं बेचता इस जमीन को, मैं तो बिजनेस करूंगा, अपना फैक्ट्री लगाऊंगा यहाँ पे, मेरी जमीन थी नहीं उस टाइम जिस टाइम मैंने बोला, और वो बंदा कोर्ट में केस कर दे, तो कोर्ट बोलेगा यहाँ पे क्योंकि अब तो आपकी जमीन है ना, अब आपको देनी ही पड़ेगी। अगर आपने किसी को रिप्रेजेंट किया कि आप इसके ओनर हो, उस रिप्रेजेंटेशन पर किसी ने काम कर दिया, पैसे इकट्ठे कर लिए, अब आप अपना स्टेप बैक नहीं कर सकते। इसको बोला जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेप और स्टॉपल। यू कैन नॉट स्टेप बैक आफ्टर योर स्टेटमेंट, जो आपने बोला उससे आप स्टेप बैक नहीं कर सकते। क्या मेरी बात समझ आ रही है? तो इसी के ऊपर यस। डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट बेस करती है कि अगर आपने अपने आप को पार्टनर रिप्रेजेंट कर दिया, तो बाद में आप ये बहाना नहीं लगा सकते कि मैं तो एग्रीमेंट में मेरा नाम ही नहीं है, मैं तो एग्रीमेंट में साइन नहीं किए हुए, मैं तो पार्टनर हुई नहीं। आप ऐसा नहीं कर सकते, बिल्कुल सिंपल बात हम यहाँ पढ़ेंगे। सेक्शन 28 इसकी बात करता है, क्या बोला गया है कि हर पार्टनर फर्म का लाइबल होता है फर्म के काम के लिए, जो भी पार्टनर करता है कुछ भी काम अपनी एक्सप्रेस एम्प्लॉय अथॉरिटी में, बाकी सारे पार्टनर लाइबल होते हैं, हमें पता है इस बात का। इसी को प्रिंसिपल ऑफ एजेंसी बोलते हैं। और दूसरा दूसरा कभी कभी क्या होता है, एक पर्सन जो फर्म का पार्टनर नहीं है, उसे भी फर्म का पार्टनर मान लिया जाता है, और उसको भी थर्ड पार्टी के प्रति लाइबल कर दिया जाता है। क्यों? क्यों ऐसा, क्यों क्यों उसकी लाइबिलिटी थर्ड पार्टी के प्रति अराइज होती है? इस लाइबिलिटी का बेस क्या है? डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट। इस लाइबिलिटी का बेस क्या है? लॉ ऑफ एस्टॉपल। द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी ऑफ सच पर्सन इज नोट, इसकी जो लाइबिलिटी हम उस बंदे की राइज कर रहे हैं, उसकी लाइबिलिटी के पीछे रीजन ये नहीं है कि वो बंदा फर्म का उसने एग्रीमेंट साइन किया है, या फर्म का
वो प्रॉफिट ले रहा है, प्रॉफिट शेयर कर रहा है, ये रीजन नहीं है। रीजन ये है कि उसके ऊपर लॉ ऑफ एस्टॉपल अप्लाई होगा, इसे बोला जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट। डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट, डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट इज ए ब्रांच ऑफ एस्टॉपल। मतलब बोलने का एस्टॉपल एक लार्ज टर्म है और डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट उसका एक छोटा सा पॉइंट है। डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट पार्टनरशिप में आती है, एस्टॉपल एक लार्ज टर्म है, वो टीपीए में भी आ जाएगी, वो एविडेंस में भी आ जाएगी, पर होल्डिंग आउट जो जब आए तो समझ लेना पार्टनरशिप फर्म से ये कॉन्सेप्ट उठाया गया है। तो क्या होता है, ध्यान से सुनिए। The doctrine of holding out is a branch of law of estoppel. According to law of estoppel, law of estoppel के अनुसार क्या होता है, अगर एक पर्सन अपने आप को रिप्रेजेंट करता है या दूसरे को अपने आप को रिप्रेजेंट करने का मौका देता है एज ए पार्टनर ऑफ द फर्म, तो कल को बाद में वो डिनाई नहीं कर सकता जो उसने असर्ट किया उससे, जो उसने बोला ना अपने आप को रिप्रेजेंट करने का मौका दिया या अपने आप को रिप्रेजेंट किया, तो उससे वो बाद में कल को मना नहीं कर सकता। इफ द पर्सन हु इज नॉट पार्टनर, अगर पर्सन पार्टनर नहीं है फर्म का, वो अपनी रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से इंप्रेशन क्रिएट कर देता है किसी के माइंड पर, थर्ड पार्टी के माइंड पर कि वो पार्टनर है, और इस इंप्रेशन की वजह से थर्ड पार्टी क्रेडिट दे देती है फर्म को, लोन दे देती है फर्म को, तो कल को क्योंकि उसने अपने आप को पार्टनर रिप्रेजेंट किया है तो वो पार्टनर बन जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट, ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट। तो होल्डिंग आउट की एसेंशियल्स क्या है स्टूडेंट्स, कब होल्डिंग आउट के जरिए बंदा पार्टनर बनेगा, दो चीजें होनी चाहिए। पहला पॉइंट क्या है, एक पर्सन जो है जिसको आपने कल को डॉक्टर ऑफ होल्डिंग आउट के अंदर लाइबल करना है, उसने अपने आप को रिप्रेजेंट किया या जानबूझ के रिप्रेजेंट करने का मौका दिया कि वो फर्म का पार्टनर है। और दूसरा, जब उसने अपने आप को रिप्रेजेंट किया तो आउटसाइडर्स को विश्वास हो गया वो पार्टनर है, और आउटसाइडर ने इस रिप्रेजेंटेशन की बेस पर उसको क्रेडिट दे दिया, लोन दे दिया। दो बातें हैं, कब एक पर्सन डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट के अंदर पार्टनर बन जाएगा, जब दो चीजें होंगी। पहली चीज क्या है कि वो अपने आप को एज ए पार्टनर रिप्रेजेंट कर रहा है या करने का मौका दे रहा है। मैं दो बातें बोल रहा हूँ, या तो खुद बोल रहा है मैं पार्टनर हूं, या वो खुद नहीं बोल रहा है पार्टनर हूं, खुद नहीं बोल रहा, लेकिन वो औरों को अपने आप को पार्टनर रिप्रेजेंट करने का मौका दे रहा है। और दूसरा जो आउटसाइडर्स है वो उसको पार्टनर मानकर फर्म को लोन दे देते हैं, पैसा दे देते हैं, फर्म के साथ डील कर लेते हैं। तो कल को अब वो ये नहीं बोल सकता कि मैंने एग्रीमेंट पे साइन नहीं किए, वो फर्म का पार्टनर मान लिया जाएगा। तो रिप्रेजेंटेशन का मतलब यही है कि या तो खुद रिप्रेजेंट करना या नोइंगली अपने आप को रिप्रेजेंट होने का मौका देना। रिप्रेजेंट कंडक्ट के जरिए भी हो सकता है, बोलकर भी हो सकता है, वर्ड से भी हो सकता है, या तो खुद बोले मैं पार्टनर हूँ, या वो कंडक्ट के जरिए चुप रहे कुछ ना बोले और पार्टनर रिप्रेजेंट होने दे अपने आप को। ये सभी पॉइंट्स होंगे रिप्रेजेंटेशन के। सर ये खाली क्रेडिट लेते वक्त है ना, अगर किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कोई लाइसेंस अप्लाई करना है या किसी थर्ड पर्सन से डील करना है, उस केस में तो एप्लीकेबल नहीं होगा ये प्रिंसिपल? सर देखिए, अगर आपने लाइसेंस अप्लाई करना है, मेन बात पता है कि मेन बात आप दिमाग में ही लेके चलो, जब थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो रही है, जब थर्ड पार्टी का इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो रहा है, और थर्ड पार्टी का इंटरेस्ट इन्वॉल्व क्यों हुआ, किसी एक पार्टनर को, किसी एक बंदे को पार्टनर मानने की वजह से। अगर वो पार्टनर उसको नहीं मानते तो थर्ड पार्टी डील नहीं करती। थर्ड पार्टी डील क्यों कर रही है, उस बंदे को पार्टनर मान रही है, इसलिए जब थर्ड पार्टी का इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो ओके, जाएगा तो डॉक्टर ऑफ एस्टॉपल अप्लाई हो जाएगी। क्या मेरी बात समझ आ रही है? जैसे अगर कोई एक पर्सन है और लाइसेंस लेने के लिए कोई पर्टिकुलर एलिजिबिलिटी चाहिए, वो एक थर्ड पर्सन के पास है जो पार्टनर नहीं है, अब वो ये कहता है कि मैं पार्टनर हूं और उस बेसिस पे लाइसेंस अप्लाई करता है, यस 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 यस, कुछ भी फायदा तो ना बाद ले। में गवर्नमेंट इसमें कोई फॉर्जरी केस नहीं कर सकती कि इसने गलत इन्फॉर्मेशन पास आउट करके लाइसेंस लिया है देखो जबकि ये दो पार्टनर बातें ही हैं, नहीं था? आप बातों समझने की कोशिश कीजिए। अगर बंदा अपने आप को रिप्रेजेंट गलत कर रहा है, अपने आप के अपने डॉक्यूमेंट्स गलत बना रहा है, वो क्रिमिनल केसेस चलेंगे, वो दी दैट सेपरेट थिंग्स। हम क्या पढ़ रहे हैं कि जो बंदे ने अपने आप को रिप्रेजेंट किया, अब कल को देखो हम्म, लाइसेंस उसने जो लाइसेंस उसने उसने लाइसेंस अपने नाम पर इशू किया, ठीक है, हम्म, लाइसेंस अपने नाम पे इशू कर लिया, उसने ये बोल अपने दिया मैं डॉक्यूमेंट्स लगा के इशू करवाया कंपनी के नाम पे। ठीक है, फर्म के नाम पे उसने क्या किया, अपने जी। लाइसेंस इशू करा दिया। और फर्म का काम क्या है, लाइसेंस क्या है, ये सर्कमस्टांसेस के ऊपर बेस करके बेसिकली। मान लो कल को उस लाइसेंस को रिन्यू कराने की पर्टिकुलर फीस देनी पड़ती है, हाँ। या फिर उस लाइसेंस के लिए जिस पर्सन ने लाइसेंस अप्लाई किया हो उसको कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती है। कुछ भी फॉर्मेलिटीज हो सकती है, हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले रहे हैं, कल को फ्यूचर में जो लाइसेंस है इसको कंटिन्यू करना है तो आपको ये फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ेगी। और फॉर्मेलिटी कौन करेगा, उसके लिए फॉर्मेलिटी करने के लिए या तो फर्म आएगी या बंदा जो पार्टनर है वो खुद आएगा। कल को फर्म का सिचुएशन ऐसी है उस टाइम पे कि फर्म नहीं आ सकती, फर्म बिल्कुल
को फर्म के पास पैसा नहीं है, वो उस लाइसेंस को कंटिन्यू नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकती। और जो बाकी जो अथॉरिटीज हैं वो बोल रही है पार्टनर को तुम पे कर दो, तुम फर्म के बिहाफ में हो तो उसको वो लाइबिलिटी अब पे करनी पड़ेगी। वो ये नहीं बोल सकती मैं पार्टनर नहीं हूँ, मैंने तो फर्म के बिहाफ में ऐसे कर दिया था। मतलब आप देखो, आप चीजों को ये देखिए कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि किसी बंदे को पार्टनर मान के बेसिकली हम लोगों ने फर्म का फायदा किया है, किसी बंदे को पार्टनर मान के थर्ड पार्टी को फर्म के बिजनेस का इन्वॉल्व किया है। मेन पॉइंट ये है, बस मेन बात ये है। क्योंकि लोन देने वाला कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है ना, कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। हाँ वहाँ उस केस में हो सकता है कि ये केस बन अब जाएगा। देखो यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। इसकी एक्सेप्शन मतलब कि बेशक उसने अपने आप को रिप्रेजेंट किया या उसको रिप्रेजेंट किया गया, उसको रिप्रेजेंट किया गया एज ए पार्टनर, लेकिन फिर भी वो फर्म का पार्टनर नहीं माना जाएगा। पहला डिजीज पार्टनर, दूसरा इंसॉल्वेंट पार्टनर। डिजीज पार्टनर जो पार्टनर मर जाता है, मान लो ए बी सी। सर ऐसे तो कोई एम्प्लॉय कंपनी के बिहाफ से कुछ काम करेगा नहीं, हो सकता है वो एम्प्लॉय के गुड विशेस पर बैंक कंपनीज को कुछ बेनिफिट्स दे और कल को फिर एम्प्लॉय भी लाइबल हो जाए कंपनी के कुछ बेनिफिट्स लेने के लिए बैंक के थ्रू। कंपनी वर्ड यूज मत करिए यहाँ पे प्लीज। कंपनी अच्छा अच्छा अच्छा, कंपनी बिल्कुल जो डिफरेंट है। पार्टनरशिप फर्म बोल देते हैं यहाँ पर। हाँ तो बिल्कुल होगा सर, जो जो करेगा पार्टनरशिप फर्म का भी कोई एम्प्लॉय होगा, अगर वो जाता है पार्टनरशिप फर्म के बिहाफ से बैंक में और उस पर्टिकुलर पर्सन के गुड फेथ पर बैंक कुछ बेनिफिट पार्टनरशिप फर्म को दे देता है, तो वो एम्प्लॉय भी फिर हो गया। हम लोग केवल पार्टनर्स की बात करें, जो पार्टनर्स हैं, जो मेंबर्स हैं, उसमें अगर बंदे हायर किए उनकी लाइबिलिटी कोई नहीं हम पढ़ रहे। हम जो पार्टनर है जिन्होंने फर्म बनाई है, हम उन्हीं के ही राइट्स एंड लाइबिलिटीज पढ़ रहे हैं। हम उनकी एम्प्लॉइज की राइट्स लाइबिलिटीज बिल्कुल नहीं पढ़ रहे। एक फर्म है, वो फर्म 3 बंदों ने बनाई है, उसमें वो किसी को हायर करते हैं काम कराने के लिए, दैट आर टोटली डिफरेंट इश्यूज। हम पढ़ रहे हैं 3 बंदों के काम को, जो 3 बंदे हैं उनको देख रहे हैं कि कौन लायबल होगा किसके काम के लिए, कब कैसे और कब वो, और देख रहे हैं बेसिकली कि कब एक पार्टनर जो पार्टनर नहीं है वो भी लायबल हो जाता है चाहे उसने एग्रीमेंट साइन नहीं किया। हम बस इतना देख रहे हैं, ठीक है सर। जो इसकी एक्सेप्शंस है बेसिकली, इसके एक्सेप्शंस है बेसिकली, एक्सेप्शंस क्या है? डिजीज पार्टनर, मैंने आपको क्या बताया, 3 पार्टनर है ए बी सी, तीनों पार्टनर से मिलकर फर्म बनाई ए बी सी ने। अब ध्यान से बात सुनना, एक पार्टनर मर गया, ये पार्टनर बड़ा फेमस था, इसकी रेपुटेशन थी सोसाइटी में, इसी की वजह से उस फर्म को लोन मिलता है बाकियों से। ये पार्टनर मर गया लेकिन बाकी पार्टनर चुप रहे, उन्होंने बताया नहीं ये पार्टनर मर गया, चुपचाप लोन लेते गए लेते गए लेते गए, और सी को रिप्रेजेंट करते गए। सी तो मरा ही नहीं है, सी को चुप रहे वो। अब कल को वो मर गया है, अब उसका नाम आगे रिप्रेजेंट हो रहा है, उस रिप्रेजेंटेशन की वजह से लोन मिल रहा है, तो सी के लीगल हेयर लाइबल नहीं हो जाएंगे, पार्टनर नहीं बन जाएंगे। डिजीज पार्टनर, जो पार्टनर मर गया उसका नाम मरने के बाद यूज भी किया जाएगा, तो उसके लीगल हेयर्स किसी भी प्रकार की लाइबिलिटी के लाइबल नहीं होंगे, उसको पार्टनर नहीं माना जाएगा। होल्डिंग आउट की एक्सेप्शन पहले ही आती है, यहाँ भी नाम रिप्रेजेंट तो हो ही रहा है उसका मरने के बाद ना। और दूसरा इनसॉल्वेंट पार्टनर, जो पार्टनर दिवालिया हो गया, दिवालिया होने के बाद जब उसके पास कुछ बचा ही नहीं, पैसा ही नहीं बचा, उसका नाम जहां मर्जी यूज करते रहो, वो नहीं लाइबल होगा, उसे रिप्रेजेंट करते रहो एज ए पार्टनर। उसके पास कुछ है ही नहीं, वो क्या लाइबिलिटी पे करेगा? तो जो यहाँ पे एक्सेप्शंस है, पहला एक डिजीज पार्टनर जो मर गया है उसके बाद उसका नाम कंटिन्यू यूज किया जा रहा है, तो बाकी जो फर्म है अब उसका नाम यूज कर रही है, तो कल को जिसका नाम यूज किया जा रहा है उसके लिए शेयर को नहीं पकड़ लेंगे जाकर आउटसाइडर कि भैया आपके पापा का नाम यूज हो रहा था, आपके पापा की वजह से हमने लोन दिया, अब आप जो है वो भरपाई करो इसकी। वो यहाँ पे डॉक्टर ऑफ होल्डिंग और अप्लाई नहीं होगी। वहीं पे इंसॉल्वेंट पार्टनर के केस में भी, जो पार्टनर बिल्कुल दिवालिया हो गया है, जिसके पास कोई पैसा है नहीं, उसके केस में भी ये डॉक्ट्रिन एप्लीकेबल नहीं होगी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। आई रिपीट वंस अगेन, बिल्कुल सिंपल है। क्या क्या पढ़ा हमने? पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, या डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट, या डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टोपल अंडर पार्टनरशिप एक्ट, या पार्टनर बाय लॉ ऑफ एस्टोपल, कुछ भी आ जाए आंसर यही लिखा जाएगा। शुरू इसी से करना है कि हमें पता है एक पार्टनर के काम के लिए सभी लायबल होते हैं। हमें पता है पार्टनरशिप बढ़ने के लिए कुछ इसेंशियल एलिमेंट है, उसमें एक एलिमेंट एग्रीमेंट है, जब तक आप एग्रीमेंट में साइन नहीं करते आप पार्टनर नहीं बन सकते, ये हमें सब पता है। पर कभी कभी ऐसी सिचुएशन राइज हो जाती है कि एक पर्सन जो फर्म का पार्टनर नहीं है, एग्रीमेंट पे साइन नहीं किया है, वो भी फर्म का पार्टनर बन जाता है, मान लिया जाता है। क्यों 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 ऐसा हो रहा है? क्यों उसकी लाइबिलिटी राइज हो रही है एज ए पार्टनर? इसलिए नहीं क्योंकि वो कोई प्रॉफिट ले रहा है फर्म से, इसलिए नहीं कि वो फर्म का कोई मेंबर है, इसलिए नहीं कि उसने एग्रीमेंट साइन किया, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने अपने आप को पार्टनर रिप्रेजेंट किया।
उसने अपने आप को पार्टनर रिप्रेजेंट होने का मौका दिया। इसी को बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल, डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट। तो होल्डिंग आउट जो डॉक्ट्रिन है वो एस्टॉपल की ब्रांच है। एस्टॉपल मतलब किसी को स्टॉप करना अपने शब्दों से मुकरने से, जो उसने बोला अब अपने शब्दों पे कायम रहना पड़ेगा। दो एसेंशियल है इसमें। पहला है एक बंदा अपने आप को रिप्रेजेंट होने का मौका दे एज ए पार्टनर, या किसी या खुद रिप्रेजेंट करे अपने आप को एज ए पार्टनर। दूसरा एसेंशियल है उसके रिप्रेजेंटेशन की वजह से आउटसाइडर को लगे कि ये पार्टनर है और आउटसाइडर फर्म को लोन दे दे, क्रेडिट दे दे, तो ऐसे केस में कल को वो लायबल होगा। कौन? बेशक वो एग्रीमेंट पे साइन नहीं किया था उसने, वो पार्टनर नहीं था, तो उसके ऊपर लॉ ऑफ एस्टॉपल अप्लाई हो जाएगा, वो मुकर नहीं सकता। लेकिन इसके एक्सेप्शंस क्या है? एक मरा हुआ पार्टनर और दूसरा जो इंसॉल्वेंट पार्टनर होगा, वो दोनों इसके एक्सेप्शंस है। पेपर में एक्सेप्शन जरूर आती है। डिस्कस व्हाट आर द एक्सेप्शंस ऑफ रूल ऑफ एस्टॉपल या रूल ऑफ होल्डिंग आउट, पार्टनर पे होल्डिंग आउट के एक्सेप्शंस क्या है, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। अब अगला जो मैं क्वेश्चन कराने लगा हूँ स्टूडेंट्स, देखो ध्यान से, जो अगला जो हम पढ़ने लगे टॉपिक वो सेक्शन 30 पढ़ने लगे हैं। वो बात करता है माइनर एज ए पार्टनर। माइनर जो 18 साल से छोटा है, क्या वो पार्टनर बन सकता है? मैंने आपको पहले बताया था कि भाई पार्टनरशिप, अगर आपने पार्टनर बनना है तो उसके लिए कुछ एक इसेंशियल एलिमेंट है, उसमें एक इसेंशियल एलिमेंट था एग्रीमेंट। एग्रीमेंट होना चाहिए। अगर आपने पार्टनर बनना है तो आपको एग्रीमेंट में साइन करना पड़ेगा। और एग्रीमेंट में कौन एंटर हो सकता है वो हमने पढ़ा था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 11 के अनुसार, जो पर्सन मेजर है, साउंड माइंड का है, वो एग्रीमेंट में एंटर हो सकता है। लेकिन लेकिन सेक्शन 30 एक ऐसी एक्सेप्शन है जिसमें माइनर को भी फर्म का पार्टनर बनाया जा सकता है, जिसमें माइनर को भी फर्म का पार्टनर बनाया जा सकता है। वो हम सेक्शन 30 अब आज बेसिकली पढ़ने लगे हैं, सेक्शन 30 क्या बोलता है। इसमें दो तीन पॉइंट्स है जो आपने ध्यान में रखने हैं। पहला पॉइंट कि सेक्शन 30 जो है वो प्रिवेल करेगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट प्रिवेल नहीं करेगा। मैंने आपको कल भी बताया था कि सेक्शन 3 जो है वो क्या बोलता है पार्टनरशिप एक्ट का, कि सेक्शन 3 जो बेसिकली वो क्या बोलता है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखा हुआ है वो सारा यहां भी अप्लाई होगा पार्टनरशिप में। कॉन्ट्रैक्ट प्रोविजन पार्टनरशिप में भी अप्लाई होंगे, लेकिन जो प्रोविजन कॉन्ट्रैक्ट के इनकंसिस्टेंट है पार्टनरशिप के, तो वो कॉन्ट्रैक्ट के अप्लाई नहीं होंगे, वो पार्टनरशिप के अप्लाई होंगे। मैंने आपको शुरू में बताया था। इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। क्या लिखा हुआ है? पोजीशन ऑफ माइनर पार्टनर। सेक्शन 30 में क्या लिखा हुआ ध्यान से देखिए। अगर सेक्शन 11 की बात की जाए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, सेक्शन 11 क्या बोलता है? कंपिटेंसी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कौन पार्टनर जो है, कौन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकता है? कॉम्पिटेंसी कॉम्पिटेंसी में ए होता है कि ई आता है? हाँ। ठीक है, क्या होता है? कॉम्पिटेंसी। तो सेक्शन 11 बोलता है कि कौन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकता है, कंपिटेंट कौन होगा कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए। तो कौन कौन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए कंपिटेंट होता है? जी 3-4 बंदे हैं, 2-3 बंदे हैं बेसिकली। एक तो मेजर और दूसरा साउंड माइंड। ठीक है, एक मेजर बंदा हो सकता है और एक साउंड माइंड बंदा हो सकता है जो कंपिटेंट होता है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए। सेक्शन 11 यही बोलता है। लेकिन एक माइनर जो पर्सन है वो कॉन्ट्रैक्ट में कभी एंटर नहीं हो सकता। मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास की केस में यही तो बात बोली गई थी। आपने कॉन्ट्रैक्ट लॉ फर्स्ट पढ़ा होगा, उसमें साफ साफ पढ़ा था एक प्रिंसिपल जो मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष में ले डाउन किया गया था कि जो बंदा 18 साल से छोटी उम्र का है वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट में साइन नहीं कर सकता। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट में साइन कर भी देता है तो वो किसी प्रकार की लाइबिलिटी के लिए लाइबल नहीं है। अगर एक माइनर बैंक में जाकर लोन ले आता है, कल को बैंक उस माइनर से रिकवरी नहीं कर पाएगा। मोहरी बीवी वर्सेस धर्मोदास घोष के केस में यही बोला गया था कि माइनर कभी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो ही नहीं सकता। और अगर माइनर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाए तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वाइड होता है, अनएनफोर्सिएबल होता है। अगर माइनर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाए तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वाइड मतलब जीरो, शून्य, खत्म, कोई वैल्यू ही नहीं है और अनएनफोर्सिएबल होता है। मतलब एक तरफ हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देखें तो उसमें तो हमें पता चल गया कि माइनर एक पार्टनर नहीं बन सकता, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म में भी तो साइन ही तो करने पड़ते हैं, एग्रीमेंट ही तो होता है पार्टनरशिप फर्म भी। तो माइनर, अगर आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 11 देखें, इस सेक्शन 11 को देखा जाए तो उसके हिसाब से हमें क्लियर हो गया कि माइनर पार्टनर नहीं बन सकता, क्योंकि पार्टनरशिप की डेफिनेशन सेक्शन 4 में यही बोली हुई है कि पार्टनरशिप एक ऐसा रिलेशन है जो एग्रीमेंट के जरिए बनता है, अर्थात कॉन्ट्रैक्ट के जरिए बनता है। तो माइनर तो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो नहीं सकता। लेकिन सेक्शन 30 जो है वो इस रूल की एक्सेप्शन है। सेक्शन 30 बोलता है कि माइनर को हम पार्टनरशिप की जो बेनिफिट्स आ रहे हैं उसके लिए एडमिट कर सकते हैं।
माइनर कैन बी एडमिटेड एज ए पार्टनर फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द फर्म। क्या बोला गया है? सेक्शन 31 क्या बोलता है? पार्टनरशिप प्रोवाइड्स दैट दो द माइनर कांट बिकम द पार्टनर ऑफ अ फर्म बट ही मे बी एडमिटेड, उसको एडमिट किया जा सकता है फॉर द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप, जो बेनिफिट्स हो रहे हैं पार्टनरशिप के उसको देने के लिए। मान लो कोई पर्सन है, छोड़ो आप, एक छोटी सी बात देखो आप, एक बंदा है, उसके मदर चले गए, फादर चले गए, एक्सपायर हो गए, एक फर्म है, वो उसका काम है कि यार वो बिजनेस करती है, काफी पैसा कमाती है, फर्म को लगता है यार ये बच्चा बेचारा अनाथ है और क्यों ना हम इसको एडमिट कर लें फर्म के बिजनेस फर्म के लिए, और इसको एडमिट कर लेते हैं, ऐसा करते हैं, जो पैसा प्रॉफिट होगा इसको देते रहेंगे, इसकी स्कूल की एजुकेशन की फीस देते रहेंगे, क्या दिक्कत है? तो ऐसा किया जा सकता है। एक माइनर को पार्टनरशिप के बेनिफिट्स के लिए एडमिट किया जा सकता है, लेकिन ये बड़ा महत्वपूर्ण है, इट कैन बी डन ओनली विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स नॉट बाय द एनी वन पार्टनर। जब सभी कंसेंट होगी तभी ये किया जा सकता है, ऐसे ये नहीं किया जा सकता। तो मैंने आपको छोटी सी दो बातें बोली। पहली बात मैंने आपको बोली कि एक माइनर जो है, पहली मैंने आपको बात बोली कि एक माइनर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो नहीं सकता फर्म के, और दूसरी बात मैंने आपको बोली लेकिन सेक्शन 31 बोलता है कि माइनर के बेनिफिट के लिए उसको सभी पार्टनर सभी की कंसेंट से उसको एडमिट कर सकते हैं। क्या मेरी बात समझ आ रही है? क्या मेरी बात समझ आ रही है स्टूडेंट्स? यस सर। ठीक है, ठीक है। अब आते हैं राइट्स क्या होंगे माइनर के, अगर माइनर को फर्म का पार्टनर एडमिट, यहाँ अडॉप्टेड नहीं होगा, यहाँ वर्ड एडमिट यूज होगा, अब उसे एडमिट कर लिया जाता है फर्म का पार्टनर, तो उसके राइट्स क्या होंगे? पहला राइट तो ये होगा कि उसको भी प्रॉफिट मिलना चाहिए। क्या होगा? माइनर हैज राइट टू शेयर इन प्रॉपर्टी एंड बेनिफिट्स ऑफ द फर्म एज एग्रीड अपॉन बिटवीन द पार्टनर। जो भी पार्टनर से एग्रीमेंट में लिखा है इस माइनर को हम प्रॉपर्टी का शेयर देंगे, प्रॉफिट का शेयर देंगे, उसका राइट है उसको सारा का सारा प्रॉफिट मिले, ये पार्टनर का राइट है, और उस माइनर का राइट है कि उसे उसका राइट है। देखो इस राइट के लिए वो केस कर सकता है या नहीं कर सकता वो बाद में पढ़ेंगे, मैं बता रहा हूँ राइट क्या उसका। पहला राइट उसका ये है कि उसको बेनिफिट मिलना चाहिए। दूसरा राइट क्या उसका? दूसरा राइट उसका ये है कि वो फर्म के अकाउंट्स को इंस्पेक्ट भी कर सकता है, फर्म के अकाउंट्स को वो एक्सेस कर सकता है माइनर, ये भी उसका राइट है। लेकिन अगर सीक्रेट बुक्स होंगी ना तो सीक्रेट बुक्स को एक्सेस नहीं कर पाएगा, वो पार्टनर आपस में एग्रीमेंट में बोल देंगे कि ये वाली बुक्स हम इसको नहीं बताएंगे, बाकी बता देंगे, तो वो ऐसा एग्रीमेंट में लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या बोला? माइनर का राइट क्या है? राइट क्या माइनर का? तो उसी पार्टनर एडमिट किया जाता है। पहला प्रॉफिट को शेयर करना, प्रॉफिट का एंटाइटल्ड है वो, प्रॉफिट के ऊपर उसका राइट है। दूसरा वो अकाउंट्स को इंस्पेक्ट कर सकता है। तीसरा, अब तीसरा राइट महत्वपूर्ण सुनो, वो केस कर सकता है फर्म के ऊपर, पार्टनर्स के ऊपर केस कर सकता है अपने शेयर के लिए, लेकिन वो केस तभी कर पाएगा जब वो फर्म से अपना रिश्ता तोड़ देगा। बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट बताने लगा हूँ आपको। एक माइनर का राइट है, उसे फर्म का पार्टनर बनाया गया है, तो जो भी डिस्कस किया गया है प्रॉफिट उसको देने के लिए उसको मिले, उसका राइट है। उसका प्रॉफिट मिले इसके लिए वो केस भी कर सकता है, अगर ना प्रॉफिट मिला वो कल को केस भी कर सकता है। लेकिन अगर केस करने की बारी आ गई तो पहले उसे फर्म के साथ रिश्ता तोड़ना पड़ेगा, फर्म को छोड़ना पड़ेगा, उसके बाद वो केस कर पाएगा। फर्म का मेंबर होते हुए वो केस नहीं कर पाएगा। ये बात आपने पॉइंट याद रखना है। और सर अगर उसे मेंबर बनाया ही नहीं गया तो भी केस कर सकता है क्या? मतलब सेम सर्कमस्टांसेस नहीं में? नहीं, अगर मेंबर बनाया नहीं गया फिर क्यों केस करेगा? वो तो उसका लिंक अच्छा, है कोई फर्म के साथ, जिस पार्टनर का लिंक है फर्म के साथ वो ही केस करेगा, जिसका माइनर जो लिंक है। मतलब बेस्ड ऑन हिज पेरेंट, मतलब बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। कोई राइट नहीं है, ठीक है। अब ये तो हो गया, हमें लग गया पता कि माइनर जो है उसके पास क्या राइट है। अगला है उसके पास ऑप्शन क्या है, जब वो मेजोरिटी अटेन कर लेता है, मेजर हो जाता है, तो क्या उसके पास ऑप्शन है? स्टूडेंट्स दो तीन ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है? वो फर्म का पार्टनर बोले कि मुझे नहीं रहना, मना कर दे मुझे फर्म का पार्टनर नहीं रहना है। दूसरा, वो बोले मुझे कंटिन्यूसली फर्म का पार्टनर आगे भी रहना, उसे फर्म अच्छी लग रही है, अच्छा उसे फायदा हो रहा है। तो क्या बोल रहा हूँ मैं आपको, दो राइट है, क्या लिखा हुआ है कि एट द टाइम, यहाँ पे 6 मंथ की बात बोली है, बड़ी महत्वपूर्ण बात है, ये इसमें कोशिश करना, ध्यान से नहीं बात सुनना। हम किसी माइनर को दो प्रकार से पार्टनर बना सकते हैं। एक तो कोई बच्चा पैदा हुआ, हमें लगा वो बच्चा अनाथ है, पैदा होते उसके मदर एक्सपायर हो गए, फादर पहले से नहीं थे, और उसको फर्म का पार्टनर बना लिया। आप मुझे बताओ, क्या उस बच्चे को पता है कि वो किसी फर्म का पार्टनर है? जो बच्चा पैदा हुआ उसको क्या पता फर्म क्या होती है, उसे क्या पता बिजनेस क्या होता है? और दूसरा, एक बंदे को, बच्चे को पता है वो 16 साल का था, 18 से छोटा है, 15 साल का था, उसे सब पता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे फर्म का पार्टनर बनाया जा रहा है। अब यहाँ पे बोला क्या गया है? यहाँ पे बोला गया है कि जब पार्टनर मेजोरिटी अटेन कर लेगा, या
जब उसको नॉलेज आ जाएगा इस बात का कि वो किसी फर्म का पार्टनर भी है। अगर तो एक पार्टनर है 16 साल में पार्टनर बनाएगा, उसको पता है मैं पार्टनर हूँ, तो जब वो मेजोरिटी कर लेगा तब। और जब पार्टनर को पता ही नहीं है कि मैं किसी फर्म का पार्टनर हूँ, जब उसको पता चलेगा मैं पार्टनर हूँ किसी फर्म का, तब उसके बाद 6 मंथ का टाइम होगा किसके पास, 6 मंथ का टाइम होगा किसके पास, उस पार्टनर के पास, उस माइनर के पास बेसिकली, कि वो क्या करे, वो अपनी डिजायर शो करे कि वो पार्टनर रहना चाहता है कि नहीं रहना चाहता। पब्लिक नोटिस दे वो प्रॉपर सेक्शन 72 के अंतर्गत। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको कि एक माइनर जो छोटा है, दो प्रकार के माइनर हो सकते हैं। एक तो छोटी उम्र के बंदे को पार्टनर एडमिट कर लिया फर्म ने, उसे बेनिफिट जा रहा है, सब कुछ जा रहा है, पर उसको पता नहीं है। उसको पता कब चला, जब वो 20 साल का हुआ, तब पता चला उसको कि मैं तो किसी फर्म का पार्टनर भी था। तो 20 साल जब उसे पता चला, उसके बाद उसके पास 6 मंथ का टाइम है। और दूसरा, एक बंदे को पता है कि मैं फर्म का पार्टनर हूँ, तो जब वो मेजोरिटी अटेन करेगा 18 साल की उम्र का, उसके बाद 6 मंथ है। 6 मंथ के अंदर उसको डिसाइड करना पड़ेगा वो फर्म का पार्टनर रहना चाहता है कि नहीं रहना चाहता। अगर वो साइलेंस रहता है, चुप रहता है, कुछ नहीं बोलता, तो ये प्रिज्यूम कर लिया जाएगा कि वो फर्म का पार्टनर रहना चाहता है। तो क्या ऑप्शन है उसके पास मेजर होने के बाद, वो मैंने आपको बता दिया। दो ऑप्शन है, या तो फर्म का पार्टनर बन जाए या बोले मुझे फर्म का पार्टनर नहीं रहना है। और कुछ नहीं बोलेगा तो फर्म का पार्टनर मान लिया जाएगा। क्या टाइम पीरियड है, कितने दिन के अंदर उसे डिसाइड करना पड़ेगा, जब से वो मेजर हुआ उसके 6 मंथ के अंदर, या जब से उसको नॉलेज हुआ कि मैं पार्टनर था कभी किसी फर्म का, उसके 6 मंथ के अंदर उसको ये चीज डिसाइड करनी पड़ेगी। ये चीज डिसाइड मेजर मतलब 21 ईयर्स प्लस, राइट? ना 18 ईयर्स, 18। ठीक है। सर एक चीज पूछनी थी कि अगर वो जैसे 16 साल का है, माइनर है, उसको पता चल गया है, लेकिन वो फिर भी साइलेंट रहता है, तो क्या उसके पास फिर भी इस केस में भी टाइम रहेगा कि वो क्या आफ्टर 18 इयर्स जब वो मेजॉरिटी मतलब मेजर एज में आ जाता है, एडल्टहुड में एंटर कर जाता है, तो क्या वो उसके पास तब भी ये राइट रहेगा कि भाई ये डिसीजन ले सके? बिकॉज बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बोल रहा हूँ, जब वो मेजर हो गया उसके बाद उसको 6 मंथ मिलेंगे। नहीं, आपने कहा ना कि नहीं, आपने कहा ना या तो जब उसको नॉलेज हो जाए उसके 6 महीने, या मेजर हो जाए, मैम तो मैम मेरा मैम 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 सुनो, 18 जो साल की मेजोरिटी है वो तो रिक्वायरमेंट है ही है, वो तो है ही है। अच्छा, पर मान लो ओके सर। 18 साल का बंदा हो गया, उसको नॉलेज नहीं है, 19 साल हो गया नॉलेज नहीं है, 20 साल हो गया नॉलेज नहीं है, 21 साल में नॉलेज आई, तो क्या करें? 6 मंथ बीत गए, उसके नहीं बीते, जब नॉलेज हो उसके बाद 6 मंथ गिने जाएंगे। क्या मेरी बात समझ आ रही है? सर सर ये बड़ा कंफ्यूजिव है, नॉलेज मतलब आना नहीं आना, ये कौन प्रूव करेगा? सर देखो, मतलब अब ये मैं बताता हूँ, कोई कंफ्यूजन नहीं है, मैं बताता हूँ आपको। देखो, एक पर्सन है, मान लो एक छोटा बच्चा है, 2 साल का बच्चा था, उसके फादर मदर उसके सर से उसका छाया, फादर मदर का छाया उनकी छत्र छाया से छत्र छाया चली गई उसके बच्चे के सर से। कोई फर्म है उस बच्चे को पढ़ाती है, एजुकेशन का खर्चा देती है, उसको चाहती है कि उसको कोई बोझ ना हो किसी प्रकार का, उसे बच्चे को पता ही नहीं है पैसा कहाँ से आ रहा है, बच्चे को कुछ नॉलेज है ही नहीं, बस बच्चे को पैसा भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, पूरी उसकी जो है वो उसकी जो भी उसकी मतलब जरूरतें वो पूरी हो रही हैं। बच्चे को 20 साल की उम्र में पता चला कि वो कभी किसी फर्म का पार्टनर भी है। हो सकता है ऐसा, क्यों नहीं हो सकता, ऐसा हो सकता हाँ है, ये वैलिड है, ठीक है। क्यों नहीं ये हो सकता? बच्चे को लगा डन। पता 20 साल, जब वो, या फिर बच्चे को पता चला कब चला, 21 साल में, जब बच्चा इतना मेच्योर हो गया कि चीजों से नहीं लड़ पड़ा, उसे 21 साल में पता चला यार मेरे ऊपर तो, मैं तो किसी फर्म का पार्टनर भी हूँ, तो जब वो उसे पता चलेगा उसके बाद 6 मंथ का टाइम मिलेगा कि वो कंटिन्यू करना चाहता है कि नहीं करना चाहता। सर यहाँ क्वेश्चन ये आ रहा है कि उसको 16 साल की उम्र में ही पता चलेगा कि वो पार्टनर है, तो उसको 18 तक वेट करना पड़ेगा। यस यस यस, तो 18 एक्चुअल साल, बात ये है यहाँ पर। दो बातें हैं, एक तो है बंदे को नॉलेज है मैं पार्टनर हूँ, तो 18 साल के बाद मेजोरिटी होने के बाद वो डिसाइड कर ले पार्टनर बनना नहीं बनना, 6 मंथ का टाइम है। एक उसे पता ही नहीं मैं पार्टनर हूँ, तो जब पता चला उसके बाद 6 मंथ मिलेंगे उसको। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल सिंपल है, कोई डिफिकल्ट बात नहीं है। अब जब वो माइनर हो, जब वो माइनर्स लाइबिलिटी व्हेन ही बिकम्स पार्टनर, माइनर की क्या लाइबिलिटी, जो पार्टनर बनेगा तो उसकी लाइबिलिटी कोई नहीं होगी। देखो जो माइनर है ना, माइनर की लाइबिलिटी तो कोई नहीं होगी,
सुनो, जब 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 माइनर को एडमिट किया गया तो वो उसे प्रॉफिट ही मिलेगा, लॉस के लिए भरपाई, लॉस उससे भरपाई नहीं कर सकते, लॉस के लिए उसे नहीं बोल सकता। जब वो माइनर है ना तो माइनॉरिटी के दौरान उससे कुछ नहीं मांगा जा सकता, उसे बस प्रॉफिट ही मिलेगा। लेकिन जब वो पार्टनर बन गया मेजोरिटी के बाद, तो ध्यान से मेरी बात सुनना, ध्यान से, जब से उसको पार्टनर माना गया था रेट्रोस्पेक्टिवली, तब से उसकी लाइबिलिटी राइज हो जाएगी सारी प्रकार की। मतलब जब वो मेजर हुआ, मेजोरिटी में उसने अपने आप को पार्टनर माना, तो रेट्रोस्पेक्टिवली बैक डेट से, जब से वो पार्टनर बेनिफिट के लिए एडमिट किया गया था, तब से उसकी लाइबिलिटी फर्म के प्रति राइज हो जाएगी। क्या लिखा हुआ है, इफ ही बिकम्स पार्टनर ऑफ द फर्म ही बिकम्स पर्सनली लाइबल, पर्सनली लाइबल हो जाएगा हर एक एक्ट के लिए फर्म के, नॉट फ्रॉम डेट ऑफ अटेन मेजोरिटी, जब मेजोरिटी अटेन की तब से नहीं, जब से वो फर्म का पार्टनर बना था, जब से उसको एडमिट किया गया था, तब से उसकी लाइबिलिटी काउंट होना शुरू हो जाएगी। क्या मेरी बात समझ आ रही है आपको? बड़ा ट्रिकी पॉइंट है जो आपने समझना है, कि जब वो पार्टनर बन गया आफ्टर मेजोरिटी, तो उसकी लाइबिलिटी माइनॉरिटी से शुरू हो जाएगी, जब से वो पार्टनर बना था, जब से उसको एडमिट किया गया, तब से लाइबिलिटी उसकी राइज नहीं होगी। एक बार रिपीट कर दीजिए सर। आई रिपीट वंस अगेन, एक पर्सन 2 साल की उम्र में पार्टनर बना, 18 साल की उम्र में वो पक्का पार्टनर बन गया, यहाँ पे एडमिट किया गया, यहाँ पे पक्का पार्टनर बन गया। अब उसकी जो लाइबिलिटीज होंगी ना, वो दो, जो या फर्म के काम के लिए, फर्म के एक्ट्स जो भी होंगे, उसके लिए वो लाइबल होगा, 2 साल से शुरू हो जाएगा उसकी लाइबिलिटी। मान लो जब वो 10 साल का था, तब फर्म के ऊपर कोई केस चला हुआ है, या फर्म ने कुछ कांड किया हुआ है, फर्म ने कुछ गलत काम किया हुआ है, और अब कोई पार्टी फर्म के ऊपर केस कर रही है, तो वो माइनर भी लाइबल हो जाएगा। जब मेजोरिटी हो गई, जब वो मेजर हो गया, तो उसकी लाइबिलिटी तब से काउंट की जाएगी जब से वो पार्टनर एडमिट किया गया था, ना कि तब से जब से उसको पार्टनर माना गया, जब से वो 18 साल मेजोरिटी के बाद पार्टनर बना फाइनली। क्या मेरी बात समझ आ रही है? सर ये लास्ट जी सर, समझ आया। कोई बात नहीं, ध्यान से सुनो मेरी बात। ए पर्सन था, मान लो ये बच्चा है, छोटा सा काका है, और ये अभी 5 साल का है। 5 साल में इसको ए बी सी पार्टनर ने अपनी फर्म में पार्टनर एडमिट कर लिया। 18 साल का हो गया, ये उम्र 18 साल का हुआ। जब 18 साल का हुआ, तो इसने बोला मैं पार्टनर रहना चाहता हूँ। अब इसकी लाइबिलिटी कब से काउंट होगी, ये फर्म के काम के लिए कब से लाइबल होगा? हमें पता है कि जो पार्टनर होता है वो एजेंट होता है, सब पार्टनर बाकी जो काम करेंगे उसके लिए ये भी लाइबल होगा। कब से लाइबिलिटी इसकी काउंट होगी? जब से ये एडमिट किया, जब से ये 18 साल का हुआ, तब से, जब से एडमिट किया गया था तब से, मतलब 5 साल का था मान लो 2010 में, मतलब जब से उसने प्रॉफिट लेना शुरू किया था। यस यस, 18 साल का हो गया ये, 5 साल का 10 में 5 साल का, और 20 में ये हो गया 10 साल का, सॉरी 15 साल का, और 2025 में ना 25 के करीब मान लो ये हुआ 18 का। मान लो 2013 में फर्म ने कुछ काम किया था, और आज कुछ टाइम का वो फर्म का काम जो है वो फ्रॉड उसमें दिखाई दे रहा है, और कोई फर्म के ऊपर केस कर रहा है। जब फर्म के ऊपर केस किया जाएगा ना, तो ये बड़ा बंदा ये नहीं बोल सकता कि मैं तो उस टाइम माइनर था, मुझे क्या पता, मैं तो माइनर था जी, मैं तो अभी मेजर हुआ। भाई अगर आप पार्टनर बन गए तो पिछली बैक डेट से लाइबिलिटी शुरू हो जाएगी आपकी। क्या मेरी बात समझ आ रही है? हाँ जी, बिल्कुल सिंपल पॉइंट है, कोई डिफिकल्ट पॉइंट नहीं है। अब लास्ट आता है हमारा, आल्सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 30 सबसेक्शन 9, इफ आफ्टर टेन द मेजोरिटी ही रिप्रेजेंट और नोइंग मेजोरिटी होने के बाद वो रिप्रेजेंट करता है या नोइंगली परमिट करता है अपने आप को रिप्रेजेंट करने से पार्ट ऑफ फर्म, लायबिलिटी ऑन द ग्राउंड ऑफ होल्डिंग और कैन स्टिल बी देयर। अगर कोई टैक्स से रिलेटेड कोई फ्रॉड है, कुछ है, इन दैट केस की वो भी लायबल होगा। सपोज किसी केस में वो भी, इसको लास्ट पॉइंट बचा, बस ये समझ लीजिए लास्ट पॉइंट, फिर मेरा टॉपिक खत्म हो जाएगा। क्या लिखा हुआ है 30(9) बोलता है ना, अगर मान लो एक माइनर था, जब माइनर था तब तो उसे एडमिट किया गया, जब मेजर हुआ बोलता मैंने पार्टनर नहीं बनना है, उसने मेजोरिटी के बाद अपने आप को पार्टनर बनने से मना कर दिया, लेकिन वो स्टिल अपने आप को पार्टनर रिप्रेजेंट कर रहा है, तो होल्डिंग आउट की जगह वो पार्टनर बन जाएगा। मतलब बोलने का, एक माइनर मेजोरिटी के बाद बेशक पार्टनर बनने से मना करते हैं, पर अगर अपने आप को रिप्रेजेंट करता है ना, तो उसे पार्टनर मान लिया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ होल्डिंग आउट। यहाँ तक ये खत्म हो गया, आज क्या करेंगे, अब आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर कोई ऐसी लायबिलिटी या पेनल्टी लगती है, मे बी वो टैक्सेशन से रिलेटेड होगी, ठीक है, और अथॉराइज्ड सिग्नेटरी या पार्टनर्स होंगे जिन्होंने वो साइन किया होगा,
ठीक है, और वो लायबिलिटी राइज होती है लेटर ऑन क्योंकि केस चल रहा, तो क्या उसमें भी और मे बी वो तो कोई अमाउंट की लायबिलिटी हो सकती है या फिर कोई मे बी सेंटेंस का प्रोविजन भी हो, तो क्या वो जो सेंटेंस का प्रोविजन होगा या इम्प्रिजनमेंट होगी तो क्या उसके लिए भी लायबल हो सकता है? सर कानून यही बोलता है, कानून बोलता है उसकी हर प्रकार की लाइबिलिटी रेट्रोस्पेक्टिवली शुरू हो जाएगी, व्हाटसोएवर लॉ यही बोलता है। अब कल को अगर मान लो कभी केस चलता है कोर्ट में और कोर्ट बोलता है कि यार उस टाइम ये माइनर था तो इसको हम ना सिविल लाइबिलिटी इंपोज कर दे, क्रिमिनल नहीं कर सकते, वो कोर्ट की अपना क्वेश्चन ऑफ लॉ डिसाइड करने का मैटर है, लेकिन कानून यही बोलता है कि रेट्रोस्पेक्टिवली उसकी लाइबिलिटी शुरू हो जाएगी। ठीक है। हाँ जी कार्तिक जी। हाँ जी सर ये पूछना है कि अगर होल्डिंग आउट की वजह से कोई थर्ड पर्सन पार्टनर कंसिडर किया जाता है तो वो उसी पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए और एक्ट के लिए पार्टनर होगा? ऐसा तो नहीं कि बाकी एक्टिविटीज में भी उसको पार्टनर कंसिडर किया जाए? तो उसी एक्टिविटी के लिए होगा वो पार्टनर। अब जब जिस काम के लिए आपने पार्टनर को रिप्रेजेंट किया है तो उसी के लिए तो उसे आप करोगे, तभी तो उसके जी। लिए केस होगा। अब मान लो बाकी में तो केस होगा भी क्यों, ऑब्वियस सी बात है। जो लाइबिलिटी आपने जिस चीज के लिए अपने आप को पार्टनर रिप्रेजेंट किया और आपके विश्वास पे आउटसाइडर ने विश्वास किया और आउटसाइडर ने आप के ऊपर एक्ट विश्वास की एक्ट किया, तो उसी के लिए आप लाइबल हो, बाकी तो फर्म क्या कुछ करती रहेगी। ठीक है, वो ये नहीं कह सकता कि मैं प्रॉफिट शेयर भी करूंगा क्योंकि मेरे को पार्टनर कंसिडर किया गया है, ना ना ऐसा तो वो बोल ही नहीं सकता। ना उसकी वो नहीं बोल सकता। सेकंड सर, आपने बताया कि पार्टनरशिप फर्म कोई पार्टनरशिप नहीं कर सकती, लेकिन अगर उसे जॉइंट कोलैबोरेशन में किसी के साथ बिजनेस करना है किसी अदर फर्म के साथ में तो वो तो कर ही सकती है। नहीं सर देखो, दो बातें होती हैं, एक तो होते हैं पार्टनर्स, जिस मर्जी फर्म के पार्टनर बन जाए उसमें कोई रुकावट नहीं है, उसमें कोई रुकावट नहीं है, पर एक फर्म दूसरे फर्म का हाँ आप क्या बोले कोलैबोरेशन, यस कोलैबोरेशन इज अलाउड, वो तो कर ही सकती है। यस कोलैबोरेशन करते हैं बहुत सारे लोग अपना। ठीक है, जी जी। मार्केट में बहुत सारे ऐसा भी होता है कि एंटी कम्पिटिटिव एलिमेंट्स को खत्म करने के लिए भी ऐसा हाँ, किया उनके जाता है। साथ दूसरी फर्म के साथ पार्टनरशिप नहीं करेगी, कोलैबोरेशन करके कर सकती है बिजनेस। कोलैबोरेशन होती है सर, वो तो जी जी, काफी लोग करते हैं कोलैबोरेशन तो। यही तो एक पूछना अलग था। कॉन्सेप्ट ठीक, होगा। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एनी थैंक यू सर, क्वेश्चन, गुड एनी नाइट। अदर क्वेश्चन? सर ये डिसीज पार्टनर एक्सेप्शन में था, ये क्या थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हमने क्या पढ़ा, होल्डिंग आउट का मतलब है जो अपने आप को एज ए पार्टनर रिप्रेजेंट करेगा उसे पार्टनर मान लिया जाएगा। यही है ना। मान लो कोई डिजीज पार्टनर है, कोई पार्टनर ऐसा है जो पार्टनर मर गया है, मरने के बाद उसको पार्टनर रिप्रेजेंट किया जा रहा है अभी भी, तो वो पार्टनर के घर वाले ऑन द बेसिस ऑफ होल्डिंग आउट लाइबल नहीं हो जाएंगे कि भाई आपका नाम रिप्रेजेंट किया जा रहा था तो अब घर वाले जो है वो लोन पे करें, ऐसा नहीं होगा। ठीक। एनीथिंग एल्स? ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग टुडे सेशन, यू मे लीव नाउ। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर, गुड।